हम लोग स्पाइन सीधी ध्यान मुद्रा में, और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण और फिर प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपलों विकलों के सेवकपन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में जीवन समवायी क्लासेस में सभी उपस्थित का स्वागत है। हमारे बीच में श्री वीपी सक्सेना जी उपस्थित है, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है, जो समवायी फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, उनका वो 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, वो हमारे सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है और हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में एमके यादव जी उपस्थित है, वो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका भी स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है, और ये लग रहा है कि जो हम लोग संस्थान के जो उसका उद्देश्य है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएं, प्रत्येक व्यक्ति का इलाज करें और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करें, चिकित्सा शिक्षा में, उसको जरूर कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा और वो सभी लोग लाभान्वित होंगे। हम संस्थान के एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज के 3 मनीषियों के ऋणी हैं, उनके प्रति श्रद्धावनत हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, जो पराभौतिक रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। इसके अलावा
एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर, और तीसरे जो हमारे संस्थान के इसमें अध्यक्ष हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, उनके ऋणी है। इन गुरुओं से हमने शिक्षा प्राप्त किया है। इसके अलावा हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा प्राप्त किया है, अन्य प्रोफेसर्स, उनके प्रति भी हम आभार प्रदर्शित कर रहे हैं, श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। तो इन सब का उद्देश्य ये था कि हम इस चिकित्सा को या चिकित्सा शिक्षा को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाएं, और हम यही काम समवाय फाउंडेशन उनके साथ उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहा है। आप सब उसमें सहभागी हैं, तो आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। तो मैं आपका सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज की क्लास श्री VP सक्सेना साहब शुरुआत करेंगे, और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि VP सक्सेना साहब जो है हमारा 6 सेमेस्टर कर चुके हैं, 7वें सेमेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप सभी सब लोग, हमारा उद्देश्य क्या है कि जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको हम आप तक पहुंचा सकें और विनिमय करें। ज्ञान का विनिमय है, ना कोई किसी को अधिक आता है ना किसी को कम आता है। बस केवल ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे रहते हुए हम लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं और विधा, चिकित्सा विधा के जो पहलू हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबका, आपका भी उद्देश्य वही है, हमारा भी उद्देश्य वही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग हमारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई विषय को जरूर पढ़ाएं, उससे सबको ज्ञान की प्राप्ति होगी। MK यादव जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई चैप्टर लेना चाहे अगली बार से, इस बार छोड़ दीजिए, अगले सेमेस्टर चाहेंगे कि सब लोग लें। जी सर। हमारे बीच में पुष्पा कुमारी जी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है, और उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी कोई भी टॉपिक जो वो लेना चाहते हैं हम उसको भिजवा दें। एक कोई सरल टॉपिक जिसको लग रहा है कि हमको बहुत कम आता है, वो छोटा टॉपिक ले ले, लेकिन ले जरूर। उससे क्या होगा, उसका मान लीजिए 2 विषय नहीं पढ़ा सकता है तो एक विषय पे अपने विचार व्यक्त कर सकता है। तो ये इस तरह का एक ऐसा बनाया जाए ताकि ये माहौल बने कि हम लोग सब लोग शिक्षित हों और एक साथ शिक्षित हों, क्योंकि तभी उसका फायदा होगा। तो मैं VP सक्सेना साहब को हैंडओवर कर रहा हूँ। मैं शेयर कर दूं सक्सेना साहब? जी सर। मतलब मैंने कुछ पॉइंट, पूरी किताब तो बहुत लंबी है तो उसमें कुछ पॉइंट लिख लिया, वही हम आपको बता देंगे। करीब 25-30 पॉइंट हैं, क्योंकि किताब तो बहुत बड़ी है, उतना हो नहीं पाएगा। किताब वैसे हमने खोल भी रखी है, आप लोग भी किताबें निकाल लीजिए अपनी। सिंगल पॉइंट बुक नंबर 1। सर PCOD के लिए भी कुछ पॉइंट्स और प्रोटोकॉल्स बता दीजिएगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें। सिंगल पॉइंट में जहां होगा वहां बता देंगे, नहीं तो आपके पास PCOD का आयुर्वेद में है पॉइंट। क्या सर उसका प्रोटोकॉल कैसे बनता है? प्रोटोकॉल नहीं जानना था, बनता कैसे है ना, वो समझना था। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा ठीक है, वो भी बाद में। वो जो प्रश्न देखिए, इसीलिए ग्रुप खोला हुआ है कि आप जो भी कोई चीज हो आप बताती जाइए सब, क्योंकि तुरंत मान लीजिए किताब में नहीं होगा। PCOD का भी जो है देखिए किडनी बेसिस पर होगा, और वो प्रोटोकॉल, लास्ट वाला प्रोटोकॉल तो बता सकते हैं, 4-5 वही होगा, 4-5-3-6-2 0-9 ये प्रोटोकॉल तो ये है। लेकिन किडनी के मेरिडियन में हम लोग मिडिल जॉइंट में करना चाह रहे हैं, क्योंकि PCOD या उनके एक कुछ धीरे धीरे जो अब कल से मैंने शुरू कर दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए, कुछ चीजें बताना शुरू कर दिया उनको, लेकिन याद करते जाइए, क्योंकि कोई बीमारी कैसे आ रही है, लेकिन जब तक ये पॉइंट नहीं मालूम किडनी टू का, देखिए अभी सक्सेना साहब शुरू करिए प्लीज। सर हमने पेज नंबर 20 पे लिया है, पहले हमने छांट लिए कुछ हैं। 4 नंबर पे है ऑल अफेक्शंस ऑफ आई, नोज, ईयर्स एंड तो आप ब्रेन। ये वाला था, इससे छाटते तो अभी समझ में आता, नहीं तो नंबर फिर घुमाना पड़ेगा इधर उधर। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब किताबें सब पे हम नहीं, कौन सा पेज बता रहे हैं? पहला नहीं, आप पहले वाले शुरुआत के पेज में कोई है?
हाँ 20 नंबर पे है 20। हाँ 20 नंबर आ गया, ये देखिए मैं कर रहा हूँ, ये ये कर दे रहा है, इसको चेंज कर सीधा। दे रहा है। जी 4 नंबर पे है कि ऑल अफेक्शंस ऑफ आई नोज। और इस किताब में सबसे बढ़िया चीज ये है कि एक कविता के रूप में लिखा गया है कि कैसे मतलब पॉइंट है। देखिए आंख नाक कान मस्तिष्क के सभी रोग, क्या है, आंख कान नाक मस्तिष्क में गड़बड़ी किसी प्रकार की जब हो जाती है तो क्या करते हैं, G20 सेडिएशन से ठीक हो जाती है। मतलब इतना बढ़िया समझाया गया इस तरह से, एक पोएम की तरह। अब ये देखना है आपको G20 का पॉइंट है कहाँ पे। ये जो आपका लेफ्ट थंब है इसके नाखून के नीचे आएगा, ये देखिए इस पॉइंट पे। चलिए एक मिनट हम कलर निकाल दें। वो देखिए G20 वाला पॉइंट गार्बेज मेरिडियन सर में जाती है ना, तो ये सर वाला पीछे का भाग है, तो यहीं पर यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है। तो आपको इस पहले एक आइडिया, जनरल आइडिया हो कि कहाँ होना चाहिए। देखिए ये पॉइंट है, ये आपको पेज नंबर 175 ट्रीटाइज 1 में मिल जाएगा। तो कभी भी आंख नाक कान में या ब्रेन में सभी रोगों के लिए मतलब इन्होंने दे दिया है। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो G20 पॉइंट पे हमें सिडेशन है। हाँ सीडिएशन, मतलब हम तो शॉर्ट बोलते थे सिगेट। दूसरा फिर ये है पेज नंबर 27। अच्छा या तो ऐसे ही पढ़ा, क्या करें, छोड़ दें, मतलब इसी में चलने दें। अगर ऐसे करना होगा तो शुरुआत में करनी होगी ना फिर। अच्छा शुरुआत से करें तो फिर हम लोग ऐसे करेंगे। चलिए फिर, अच्छा ऐसे ही हटाइए, शुरू से कराते हैं। हाँ। इसी में जो पॉइंट देखिए, सब मत लीजिए, इसी के हाँ, कुछ हाँ। पॉइंट्स लेते जाइए, नहीं तो उनमें बहुत समय उसमें लगेगा ट्रांसफर में। अब मतलब मेन चीज है कि मुहासे, मतलब मैक्सिमम लोगों को ये शिकायत रहती है, मुहासे बहुत होते हैं। तो इसमें लिखा है कि जवानी में मुहासे जब हो जाते हैं, कभी चेहरे पर, कभी पीठ में आते, कभी छाती पर, कभी ओठ पर आते हैं, तो उसमें K2 पॉइंट को सेडिएशन करना है। अब K2 पॉइंट हमारा कहाँ है, मतलब है ये आपका जो मिडिल फिंगर है, इसके यहाँ पे ये आया, देखिए ये मतलब यहाँ पे आप सेडिएशन कर देंगे। और फिर अभी उस दिन बताया था ना, एक तरफ किडनी आएगी, एक तरफ स्प्लीन आएगी, और एक तरफ आपका 3 होगी ना, स्प्लीन और किडनी, और कौन सी है मेरिडियन, लीवर। गुड। तो 3 मेरिडियन इसी में मिडिल फिंगर में आएंगी। तो मिडिल फिंगर में आएंगे तो वहां पे K2 है, K2 सिडेशन। अब K2 क्या है, K2 अग्नि का पॉइंट है। K2 किसका पॉइंट है, यस, K2 अग्नि का पॉइंट है। अग्नि को, यानी अग्नि बढ़ी हुई है, अग्नि बढ़ी हुई जिसकी वजह से मुहासे हो रहा है, तो K2 सिडेशन। ठीक है, चलिए ऐसे समझिए। हाँ और आगे चले, छोटे कोई खास हाँ पॉइंट नहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक। गर्दन में देखिए ये वाली एकाएक गांठ कहीं फूल जाती है, लिम्फ, बता दीजिए। गर्दन में गांठ जब हो जाती है और टीबी में जब हो जाती है तो ये लिम्फ ग्लैंड्स, हाँ लिम्फ ग्लैंड CV19 को सेडिएशन करना है। अब ये मतलब यहाँ पे आएगा, देखिए आप, ये जो ये है अंगूठा, इसके पास यहाँ पे आएगी आपकी P7 या लीवर 3 दोनों है, P7 भी है। P7 तो आपका उसमें होगा इंडेक्स फिंगर में, और इंडेक्स फिंगर में, लीवर 3 इसमें होगा मिडिल फिंगर में। मिडिल फिंगर में इस तरह से हो जाएगा। लीवर 3 सिडेशन, ये सिडेशन है, क्योंकि गांठ है तो सेडेट करके बाहर निकालना है इसको। मतलब देखो, अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमेशा सेडिएशन करेंगे, और कोई चीज घट गई है तो उसको टोन करेंगे। बस ये दिमाग में रखें कि कब टोन करना, कब सेडिएशन करना है। अब ये देखिए गांठ कहीं भी जब हो जाए, कड़ी मुलायम हो जाए, देखिए कितना बढ़िया दिया है। गांठ का बहुत लोग पूछते हैं, CV4 सिडेशन या CV12, CV12 सिडेशन, CV4 सिडेशन। CV4 का देखिए बढ़िया पॉइंट है, वहीं बताया था ना जहां पर ये हार्ट लाइन बता रहे थे ना, इसको हार्ट लाइन है,
और तो हार्ट लाइन की बिल्कुल जस्ट टच करती हुई यहाँ पर है। ये दोनों उंगलियों का मतलब आपके क्या नाम है, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के जस्ट नीचे आएगा, बीच में आएगा ये पॉइंट, ये ध्यान बीच रखिए। वो तो जानने में सीधी लाइन आ रही है, यहाँ से आ रही है, लाइन आ रही है, इस लाइन में CV4 यहाँ पर है हार्ट लाइन की उसमें। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखिए चलिए आगे। सर ये बॉडी में कहीं भी गांठ हो उसके लिए यूजफुल है। हाँ यही शरीर में सिंगल, देखिए सिंगल पॉइंट को हम लोग यूज नहीं करते हैं और हम लोग समझते हैं कि ये दूसरे के लिए बना हुआ है। नहीं सर, ये CV है इसलिए पूछ रही हूँ, ये पीछे वाले पोर्शन में, पीठ वाले में भी होगा तब भी, कहीं भी हो शरीर में। शरीर माने शरीर, देखो उस तरह समझो, शरीर माने इन्होंने लिखा है। कोई अभी जब आप करोगे और एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप बताओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि शरीर उन्होंने कहा ये आगे पीछे की बातें नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कहीं शरीर में हो, यानी वो कहीं कंट्रोलिंग होगा ना, उसका इफेक्ट कंट्रोलिंग इफेक्ट होगा, इसलिए उसको गांठ हो जा रही है। तो कहीं ऊर्जा रुक रही है, तो उसके लिए वो वर्चुअली CV4 GV4 के पास किडनी है। आप उसको पहले उसके लोकेशन देखिए, लोकेशन CV4 और उसके पीछे GV4 है, मतलब ये तो उनके दोनों में के बीच में किडनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस चलिए आइए। दूसरा मतलब जैसे होता है ना कि शराब पीने की बहुतों को लत लग जाती है, लोग आपके पास आएंगे कि मतलब हमारा आदमी या फलाना बहुत शराब पीता है, तो इसमें कितना बढ़िया पॉइंट है। शराब पीने की लत अगर हो जाती है तो ST45 को हम सीडिएशन कर देंगे, एवं गर्म जल का सेवन मतलब शराब की लत को छुड़ाती है। अब ये हमारा आ जाएगा आपके इंडेक्स फिंगर पे, मिडिल फिंगर पे, देखिए पॉइंट बिल्कुल नाखून के जस्ट नीचे है, कॉर्नर पे। मतलब ये सब पॉइंट नोट कर लीजिए पहले तो, पॉइंट नोट। और ये सब किताब अब सबके पास है, ये किताब आप लोग होगी, देखिए नहीं है, सबके पास है। और मुझे नहीं लगता कि एक बार के अलावा कभी देखी गई हो, पढ़ाई के अलावा। अरे पढ़ाई में भी नहीं देखते हम, मतलब जब डॉक्टरी करो तब। आगे बोलिए। एनीमिया देखिए, एनीमिया इसमें है। एनीमिया भी मतलब मैक्सिमम बहुत से केस आते हैं कि आप खून की कमी अगर हो जाती है तो सिंपल सा है, इसमें आपके UB15 या UB67 को टोनिफिकेशन कर देंगे। अब टोन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनीमिया हो गया यानी खून की कमी है, तो हमें खून बढ़ाना है, इसलिए हमको टोन करना पड़ेगा। तो आपका ये आ जाएगा मिडिल फिंगर में हो गया UB67 और ये थंब के नीचे आ गया UB15। मैं दो में से कोई भी पॉइंट आपको टोन कर देना है। और आप लोग वैसे भी जानते हैं कि अगर एनीमिया है, रक्त कम है, तो आप लोग क्या लगाएंगे? आप लोग बताइए, थोड़ा सा आइडिया दीजिए, जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है सेमेस्टर वो ट्रीटाइज 7, उसमें क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे? अच्छा सर, आयुर्वेद में तो अपन इंडेक्स फिंगर के पित्त जॉइंट पर, सॉरी 9 और 0 उस पर देंगे, स्पाइरल पर। और उसमें वैसे चाइनीज में ट्रीटाइज 7 में अगर रक्त में बेसिक चलिए हम बेसिक से, रक्त बनने के लिए जरूरी क्या है? पहला, अगर आप खाना पूरे न खाएं साल भर तो क्या एनीमिया नहीं होगा? स्प्लीन जिम्मेदार होगी। तो कौन जिम्मेदार है? पहला सर स्प्लीन। वेरी गुड। तो स्प्लीन का कौन पॉइंट है? SP3। यस, तो SP3 टोन पहला पॉइंट। मैं वैसे कह रहा हूँ, देखिए ऐसे सीखिए, ये हम इसके माध्यम से बता रहे हैं। SP3 टोन, यस सर। ठीक। दूसरा क्या है? स्प्लीन की ऊर्जा कहाँ जाती है? बनाता है रक्त बनाए कौन? सॉरी सर, रक्त बनाए कौन? रक्त कौन बनाएगा चाइनीज के हिसाब से? सर लीवर नहीं, सॉरी, ये ऊर्जा कहीं जाती है, सर वैसे तो लीवर में इकट्ठा होता है। आप लोग बेसिक, हमको आगे बहुत ज्ञान मत करिए, सिंगल पहला वाला। अच्छा, भोजन की ऊर्जा बनी कहाँ गई? वो सेंटेंस मत भूलिए। लंग्स में सर, लंग्स और हार्ट में जाती है ना, और वो लिखा है कि हार्ट और लंग्स मिलकर के रक्त बनाते हैं, याद है? तो यानी
रक्त बनाने के लिए हार्ट हुआ ना, तो हार्ट का कौन सा पॉइंट? हार्ट 7 यस यस, और अगर उसमें पॉइंट हो गया तो एस 2 पॉइंट हुए, sp3 और s7। अच्छा, एक और चीज लिखी हुई है कि नीचे से कोई ऊर्जा आती है, वो कौन सी ऊर्जा है? किडनी की सर। किडनी की सर। तो तीन ऊर्जा का पॉइंट हो गया। क्या हो गया? sp3, हार्ट 7, H7 किडनी 3 और K3। और एक और पॉइंट अभी आप लोगों ने जी का वो 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट पढ़ा है, UB15। हैं? UB15 सर। सर ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट नहीं है सर, तो क्या है? ब्लड के लिए ही है ना? रक्त के कण बनेंगे कहाँ? सर बोन मैरो में। जीबी 39 नहीं है? जीबी 39। मेडुलरी सर हाँ वो सर प्लेटलेट्स का है ना सर वो। मेडुलरी इनर पॉइंट है वो, यूबी नहीं है, वो जीबी है। जीबी 39 लिखा हुआ है, बोन मैरो हाँ और मेडुलर मीटिंग पॉइंट है। यस सर 39 GB39। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बोन मैरो। बोन मैरो में मान लीजिए कोई सेल, एनीमिया माने हीमोग्लोबिन, एनीमिया माने अभी कल पढ़ा है हम लोगों ने, एनीमिया माने हीमोग्लोबिन की कमी। और हीमोग्लोबिन किसमें होता है? एरिथ्रोसाइट में होता है। एरिथ्रोसाइट बनता कहाँ है? बोन मैरो में। तो आपको चारों तरफ दिमाग रखना है, बोन मैरो से बन गया। अब मान लीजिए स्प्लीन ने बनाया, हार्ट ने उसको किया और किडनी की ऊर्जा गई। चार पॉइंट आपको अपने आप दिए हुए हैं, आप वो 2-3 पॉइंट भी लगा देंगे तब भी बढ़ेगा। ठीक, ऐसे समझना है। देखिए, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया खुद सोचे, मतलब ये मत सोचिए एक सिद्धांत के रूप में हो, यही विचारने का तो पॉइंट आया है ना कि सेमेस्टर करने का अर्थ है कि अब विचार आपका बढ़ने लगा है, आपका दृष्टि बढ़ने लगी है, आपका सोच बढ़ने लगी है। चलिए ठीक है, ये सब पॉइंट तो सिंगल पॉइंट है। लेमैन के लिए जिनको नहीं मालूम है कि किसी ने पढ़ा है क्या, तो इसको किताब को देखेगा और ये पॉइंट लगा देगा। आपने पढ़ा है, सिर्फ 3rd सेमेस्टर कर रहे हैं, आपको मालूम है कि ऊर्जा कैसे बनती है, तो ऊर्जा ही तो है, ब्लड इज ऊर्जा। तो ब्लड बने कैसे? भोजन से, भोजन के बाद जाएगा और लंग्स और हार्ट में जाएगा, हार्ट बना देगा। लीवर तो जब बन जाएगा तो लीवर स्टोर कर लेगा। ठीक है, लीवर का लीवर तो स्टोरेज के लिए है, स्टोरेज है सर। यस सर। आगे चलिए। अब देखिए, अभी ये बहुत सब बढ़िया पॉइंट है आपका, तो निकल गया। याददाश्त नहीं रहती, नई बातें जब भूल जाता है और पुरानी बातें याद रहती हैं, ये स्मृत लोभ है। तो इसमें अभी लोगों ने लगा रखा है आपके यहाँ LU7 पे या H9 को हम लोग टोन करते हैं। H9 टोन करके बैठे होंगे नहीं लोग? बाकी सिंह गुड, सभी लोग बैठे। यस सर, यस सर। यही होना चाहिए। कोशिश करेंगे पढ़ाने वाला भी लगा के रखे। हाँ हाँ, पढ़ाने वाले भी लगा हुआ है, LU11 भी लगा हुआ है सीडेट। यस सर, लगा हुआ है। LU11 भी है सर। सर वैसे दोनों पे ग्रीन कलर लगेगा ना सर वैसे तो? हाँ ग्रीन ही है वो दोनों का। हाँ। फिर है एंजाइना। हाँ, सांस घुटने जब लग जाए तो हृदय शूल, तुम सबको मानो एंजाइना का उपचार करो। तो इसमें क्या H9 को हम लोग टोन करेंगे। ये देखिए H9 को हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं करके। हाँ करा है। S7 को सीडेट कर दिया, S7 सीडेट किया, H9 को टोन कर दिया। हाँ जी। और अगर फिर है महाधमनी को अरोटा कहते हैं, और अरोटा में जब प्रवाह ज्यादा हो जाता है तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही है S7 सीगेट और P9 को टोन किया जा रहा है। ये देखिए S7 P9, मैं दो में से कोई एक कर रहा है। S7 ज्यादा कोशिश करिए कि P9 को टोन करिए। अच्छा, इसलिए कोशिश, देखिए 2 चीजें हैं और भी है। जब आपको दो में चूज करना हो तो हमेशा जो कंट्रोलर है वो कवरिंग है, हार्ट पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियम कवरिंग है। पेरिकार्डियम को आप कंट्रोल करोगे तो एक तो ये कि हार्ट में कोई बहुत अधिक प्रेशर नहीं पड़ेगा। कभी मान लीजिए कोई पॉइंट सही गलत भी हो तो पेरिकार्डियम उसको कंट्रोल कर लेगा। P9 टोन कर दीजिए तो पेरिकार्डियम खुद ही
सब काम करेगा। तो जैसे कल उन्होंने बताया था, याद करिए, हमारे पंकज जी ने बताया था कि ये कहा जाता है कि नॉर्मली हार्ट को कम टच करना चाहिए, जहां संभव हो वहां अगर दूसरे से पॉइंट से काम बन जाए तो करना चाहिए। तो हार्ट को न टच करना हो तो आप पेरिकार्डियम लिखा हुआ है, पॉइंट दिया तो है आपको, तो P9 टोन कर दीजिए। ठीक, आगे चलो सर P9 तो आर्टरीज का भी होता है ना सर, ऑल आर्टरीज का, बॉडी की ऑल आर्टरीज का भी पॉइंट होता है। वो इसलिए तो भी भाई पेरिकार्डियम तो कंट्रोलर है, वो भी तो कंट्रोलर है, वो आर्टरीज के लिए पॉइंट है वो, क्योंकि जब ये काम अपना फंक्शन करा देगा तो आर्टरीज में भी फैला देगा, फैलाव कर देगा और ठीक भी कर देगा उसको। क्योंकि चाइनीज तो कंट्रोलर दूसरी बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि रक्त का कंट्रोलर कौन है वहां, हार्ट। यस, चाइनीज के देखिए, जिसको पढ़ रहा है उसको समझिए, वहां हार्ट के लिए कंट्रोलर है, हार्ट कंट्रोलर है इसका। और ब्लड वेसल्स को ब्लड वेसल्स में ब्लड रहने के काम के लिए तो स्प्लीन है, लेकिन ब्लड वेसल्स का कंट्रोलर वो है। वो मैंने बता रहा हूँ चैप्टर 16 से आगे 19 से लेकर के सब तक के चैप्टर एक एक बार थोड़ा सा ऐसे जैसे आप पढ़ते हो उपन्यास वैसे पढ़ रहे हो तो भी बहुत फायदा होगा। हृदय, उसमें कहें हृदय जीभ में खुलता है, उसमें कहेंगे कि आप लीवर आंखों में खुलता है, ये सब चीजें तो आपके दिमाग में वो शब्द और सेंटेंस याद रहेगा। लीवर आंखों में खुलता है, हृदय जीभ में खुलता है, हृदय वाणी में अभिव्यक्त होता है, हृदय वाणी में अभिव्यक्त होता है, तो ऐसे होगा। या लीवर सम्राट है, हार्ट सम्राट है, लीवर मंत्री है, पेरिकार्डियम मंत्री है, लीवर सेनापति है। तो ये आपको वो सेंटेंस याद रहेंगे कि लीवर सेनापति है, तो उस सेनापति का अर्थ जो भी आप समझते हो कि सेनापति क्या करता है भाई। चलिए आगे। अब ये जैसे आवाज एकाएक जब चली जाती है, रोगी बोलना चाहे पर बोल नहीं पाता, ये अभी मतलब देखा होगा आप, कोई सीरियल में भी आ रहा था तो जो उसमें भी देखा कि एकदम से गाना रुक जाता है, तो उसका यही है, तो उसको H5 पे हमें केवल टोन करना था। अभी एक सीरियल आ रहा ना, झलक दिखला जा करके, उसमें लड़की है बीच में भूल जाती है या एकदम से आवाज उसकी चली जाती है, तो ये है H5। पहले देखना पड़ेगा इनको, फिर सीरियल देखनी पड़ेगी। नहीं, हम लोग तो खैर वॉच करते हैं। तो H5 को टोन करना, ये ध्यान रखिए। वो ये बहुत पहले बताया गया, याद करिए, जब आपको यस सर, ये वॉइस के लिए डर लगता हो तो H5 टोन, वॉइस आप मंच में जाए बोलने के लिए तो H5 टोन, LU11 सेडेट, H7 टोन और EB15 टोन, है ना। ये बताया गया है पहले। सर स्टेज फोबिया के लिए क्या सर, ये यही तो है स्टेज फोबिया, H5 टोन सर। ओके सर, ओके। हाँ सर, मुझे पॉइंट याद नहीं आ रहा था सर। हार्ट का 7 नहीं, जो मेन पॉइंट इनको आप लिख लो ना एक जगह। अरे जैसे अभी आप पढ़ाना पड़ेगा बबली सिंह को या सुधा पाठक को, तो ये पॉइंट लगा के बैठोगे तब पढ़ा पाओगे आराम से। नहीं, जो मैडम पूछ रही हूँ, मैडम को तो कल ही परसों पढ़ाना है, कल ही पढ़ाना है। इसीलिए पूछ रही सर। पॉइंट लगा लीजिए अभी से। इसलिए कह रहा हूँ सर फोबिया हो रहा है वैसे मुझे सर। कोई फोबिया नहीं, कोई फोबिया नहीं। ऐसा है किसी ये ऐसा मंच है ही नहीं, ये तो यहाँ बात करने की हुई। अरे आप ये समझे, अब जब आप फोन में बात करते हैं तो कोई फोबिया रहता है नहीं, उसमें तो धड़ाधड़ मान लो आधे घंटे से 1 घंटे, और बेटा या बेटी पूछ रही कि मम्मी जो है बात कम करो या वो करो, यही सब चीजें होती हैं, तो वो सब चिंता मत करिए। आगे एक बार पॉइंट बताइए। UB15 H7 UB15 टोन, UB15 टोन क्यों बताइए, आपको बताना पड़ेगा क्यों। सर डर के कंट्रोल के लिए। हाँ, डर के कंट्रोल के लिए। हार्ट के सब पॉइंट देखिए, हार्ट के सब पॉइंट है। हार्ट का पॉइंट पहले क्या है, H5 टोन कहा, ठीक है। तो ये टोन करेगा तो ये ऊर्जा इसके पास आ जाएगी, तो फोबिया खत्म हो जाएगा। दूसरा H7 ऑर्गन सोर्स पॉइंट, वो टोन कर दीजिए। तीसरा आपका पॉइंट UB15, आपने पढ़ा होगा बैक शू फ्रंट शू। यस सर। तो क्या है वो बैक शू, और बैक शू पॉइंट क्या होता है, एनर्जी के लिए होते हैं। फ्रंट क्या, बैक क्या है, इन है कि यांग है, बस। तो ट्रांसलेट करना है, यांग माने ऊर्जा,
यांग माने गर्मी, करनी। इन माने सर्दी, इन माने स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे Yes. करना। तो वो गर्मी बढ़ा देगा यानी ऊर्जा बढ़ा देगा। तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको आवाज क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि फोबिया माने डर, आपको एनर्जी नहीं आ पा रही है, आपको लग रहा है। तो H5 टोन कर दिया, H7 टोन कर दिया, UV15 टोन कर दिया, 3 चीजें आपको कर दिया। LU11 न भी लगाए शुरू में तो चल जाएगा। LU11 इसलिए केवल है कि जो मेमोरी आपकी है, Yes. जो पढ़ा हुआ है, वो आपको तुरंत याद है। रिट्रीव कर ले, इसलिए उसको LU11 को लगा दिया है। अदरवाइज आपकी नॉलेज होगी तो आप पढ़ा लोगे। ठीक, चलिए आगे। अब आगे सर ये है 40 ये नंबर बहुत पे। बढ़िया काउंट बता दीजिए 12 वाला। अच्छा, ये इसमें ये है कि अगर आंत्र शोध जब हो जाए, नहीं वैसे बताइए कि उस पॉइंट बता दीजिए क्यों। पॉइंट इसमें ST36 है। 36 ये यही पॉइंट था, याद करिए आप, ये मैं बता चुका हूँ हिस्ट्री में। यही पॉइंट था जो न्यूयॉर्क टाइम्स के उनको चाइना में लगाया गया था, याद करिए। वो इतिहास में भूलिए नहीं, जो इतिहास बताया था कि यही पॉइंट था जब उनको अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था और तब भी ठीक नहीं हुआ था। तो जेम्स रस्टिन नाम था उसका, न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता का, और जेम्स रस्टिन को यही पॉइंट जो है लगाया गया, निडलिंग की गई, एक्यूपंक्चर किया गया, और उसके बाद फिर जीवन भर में उसको नहीं हुआ। मतलब नहीं हुआ बाद में तो इतिहास नहीं मालूम, लेकिन उसको 1 घंटे के बाद ही उसको जो दूसरे दिन बिल्कुल जो आराम हुआ, तो उसने रिपोर्ट भेज दिया दूसरे दिन। और उसी पहला दृष्टिकोण जो फॉरेन में गया मैसेज, वो पहला चाइनीज वाला ये थेरेपी थी। सर ST36 हाँ आप बोलिए। ST36 और 37 के बीच का पॉइंट हो गया खत्म। सर पर गैप तो बहुत कम होता है सर इसमें। कहाँ? नहीं ST36 36 एंड हाफ। मैं तो बस समझ, देखिए उसमें एक और पॉइंट है, जब आपका 36 37 के बीच, आप बीच में तो कुछ तो समझोगे, बीच में आगे बढ़ा दोगे ना थोड़ा सा। और जब बढ़ा दोगे, मान लीजिए आपने बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा बढ़ाने का अर्थ ये हो गया कि जो आप लगा रहे हो मैग्नेट, आप मान लीजिए BM1 लगा रहे हो, तो BM1 का क्या चीज है? BM1 की ताकत है कि वो ऊर्जा खींचता, मतलब कैसे कैसे उनका फंक्शन होता है कि जब सिलेक्ट करते हो तो वो ऊर्जा खींच लेता है, और जब टोन करते हो तो ऊर्जा बढ़ा देता है, ऊपर से लेकर के नीचे फैला देता है। तो फैलाने का जो काम कर रहा है वो भी तो मैग्नेट कर रहा है, इसलिए उसकी चिंता मत करिए। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी वो इधर करेगा। अगर 36 से थोड़ा सा आगे भी होगा तो वो उसका काम कर लेगा, क्योंकि वो ऊर्जा खींच भी तो रहा है। तो अकेले नहीं खींचता, वो लहरों की तरह खींचता। याद करिए ना, आपने ढेला मारा पानी में तो तरंगे कहाँ जाती है? तरंगे बिल्कुल तरंगों में, तो वो कमजोर होती है, बात दूसरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि तरंगे नहीं जाती, तरंगे जाती हैं, बस वही है, वही फैक्टर। आगे सर 36 पेन किलर पॉइंट भी कहा जाता है। नहीं 45 ST45 कहा जाता है सर। ये जो ST36 है, ये होम्योस्टैटिक पॉइंट कहा जाता है। होम्योस्टैटिक पॉइंट माने यानी ये जो हमने पढ़ा है ना, बैलेंसिंग पॉइंट, तो बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है ये। सर LI11 माना जाता है ना होमोस्टैसिस पॉइंट, तो कई है ना। ओके सर, इट इज वन ऑफ देम। ST36 बहुत बढ़िया पॉइंट है, और ये आप लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, जीवनी शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। ओके सर, थैंक यू सर। अब 14 सर ये और कौन से पॉइंट है ST36 और LI11 और होमोस्टैसिस? वो ग्रुप में मैडम, ग्रुप में धीरे धीरे ट्रेनिंग करिए, सब लोग बताइए, जिसको जो मालूम वो पॉइंट बताते जाइए। ठीक है सर, ओके सर। ये सब मिलेगा, जानते हैं कहाँ मिलेगा आपको? ट्रीटाइज 2 में। ठीक है सर, ओके सर, राइट मिलेगा, बताइए, सब ज्ञान करिए। उसमें वैसे डाल दिया हमने, आप लोगों ने पढ़ा रहे हो, कल मैंने रात में डाला है, आप लोग पढ़िएगा। तो कल रात को मैंने डाला है, ये वाला 3 पॉइंट डाले हैं जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। पेरिकार्डियम का पॉइंट, ये पॉइंट है ना, उसका जी सर, जी सर, डाले हैं सर आपने काफी सर डाला तो वो पढ़िए उसको। और वो कल सुधा मैडम या नीतू मैडम किसी ने पूछा था कि वो उस पर
क्या कहते हैं नाभि वाला, तो वो मैंने डाल दिया हाँ। नाभि के कितने रिजल्ट हैं उसमें। ठीक है, चलिए आगे सर, आगे चलिए। 14 नंबर पे है आपके अर्थराइटिस। ये हम्म। मैक्सिमम लोगों के पेशेंट आपके पास आएंगे, तो अर्थराइटिस की अगर किसी को भी बीमारी है तो K2 को सीडिएट करना है बस। और K2 पॉइंट आपके मिडिल फिंगर में है। K2 आ चुका है। अब K2 देखिए, K2 का प्रयोग देखिए कितना है। K2 में आपने किया तो आपको अर्थराइटिस नहीं होगी, K2 में नहीं होगा तो मुहासे के लिए भी यही पॉइंट है। हाँ। ऐसे आप जोड़िए ना, तो मुहासे का भी होगा तो आपको जो शुरू के बच्चे होते हैं बहुत से आते हैं मुहासे बहुत हो गए तो K2 वहां लगेगा। अर्थराइटिस को तो ऐसे ऐसे देखिए और चीजें हैं। गर्मी के जैसे अभी जाड़ा हो रहा है, देखिए लेमैन हम भी बहुत ऐसा नहीं कि बहुत योग्य हूँ, थोड़ा बहुत हम भी जोड़ते घटाते हैं, जोड़ना घटाना भी आना चाहिए। मैंने यानी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट माने जो बिजनेस वाला वो है मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट है? आपको कल बताया था उन्होंने कि जो आपके ये पॉइंट है, सारे पॉइंट आपके किसमें होते हैं? घुटने से नीचे और यहाँ से कलाई से कोहनी से कलाई कोहनी से, हाँ कोहनी तक होते हैं सर, यहाँ से कोहनी तक होते हैं, यहाँ से लेकर के। तो उन पॉइंट्स का प्रयोग देखा था। अब मान लीजिए बहुत सर्दी लगी है, एक साहब को बहुत सर्दी लगी थी, हम कुछ नहीं मालूम हमको, तो मान लीजिए क्या हमने कर दिया, हमने कहा कि उनके सर्दी की वजह से नीचे पैर में स्वेलिंग है। अब रिजल्ट का बताएंगे, लेकिन हम अब उनके पैरों में स्वेलिंग आ गई ठंडक की वजह से। कहाँ पर स्वेलिंग आ गई? बिल्कुल सिंगल वो छोटी वाली उंगली पर। तो छोटी उंगली कहाँ पर है? उसको क्या रिप्रेजेंट करती है? हम लोगों ने कहा, डॉक्टर वॉल कह रहे हैं वहां पर किडनी भी है और यूबी भी है। उसमें किडनी का पॉइंट हमारा यहाँ है, एक किडनी की मेरिडियन हमारी जाती है और फिर अंदर से होते हुए ऊपर चली जाती है पैर में, एंकल में। लेकिन डॉक्टर वॉल कह रहा है कि नहीं, किडनी यूबी दोनों एक ही मेरिडियन है, वहीं पर है पैर में, स्मॉल फिंगर के, हाँ आउटर साइड, हाँ और आउटर इनर में है, तो इनर में है, वो आउटर में है, तो वहां स्वेलिंग हो गई है। तो हमने कहा K2 टोन कर दीजिए। सर स्वेलिंग में टोन क्यों कर रहा है K2? K2 क्या है सर? अग्नि पॉइंट। तो अग्नि बढ़ानी, पॉइंट ठंडक में क्या करेंगे? अच्छा, बढ़ानी पड़ेगी उसे। ओके सर। और अग्नि, और इसका जल पॉइंट कौन है किडनी का? K10 से डेट। तो सिंगल पॉइंट में K2 से, ये K2 किसी के लिए, लेकिन वैसे करना हो आपको तो K2 टोन K10 से डेट। तो क्या होगा? अग्नि बढ़ेगी, ठंडक होगी। उसी तरह आयुर्वेदिक में अभी आगे पढ़ेंगे नहीं, आयुर्वेदिक में 2 पॉइंट हमने बताए थे कल। ये जल का है, रक्त का है, ये ठंडक का है। 4 डेट किडनी के जॉइंट पे सर, ये वाला ठंडक का है और ये गर्मी का है। तो दोनों मेथी लग सकती है ना, रस रक्त। ये ठंडक का माने रस माने जल माने ठंडक, और रक्त माने गर्मी। तो दोनों का बैलेंसिंग पॉइंट ये भी होता है। और तो अभी पॉइंट बहुत बहुत मिलेंगे आपको गर्मी के लिए, लेकिन ये हम कह रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट से बढ़िए ना, ताकि वो पॉइंट आपको याद रहते, समझते हुए रखे, ताकि उनको आप तुरंत कर दो। कह रहे ये तो रक्त बढ़ाना है, रक्त को गर्म कर दीजिए। गर्मी बढ़ानी तो रक्त को कर दीजिए ना। अगर इसको टोन कर दें आप किसी तरह, जैसे भी आप करो, किसी कलर से टोन कर दो, तो भी तो रक्त का जो कलर होगा उसको गर्म कर दीजिए, मतलब बढ़ा दीजिए, टोन कर दीजिए। जल का जो हो उसे रिलेट कर दीजिए आयुर्वेद में जल को रिलेट कर दीजिए तो भी रंग हो जाएगा, और इसको टोन कर देंगे तो भी हो जाएगा ना सर। इस बात से सर मुझे कल का आपका एक प्रोटोकॉल याद आया, उसमें आपने 0 टोन 9 सीडेड पर ऑरेंज कलर और अदर येलो कलर कुछ ऐसे बताया है सर, जबकि 0 टोन 9 सीडेड तो ऑलवेज ब्लैक कलर से होता है सर। नहीं, वो चाइनीज में कुछ कहीं रहा होगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। अगर चाइनीज में आप कर रहे हो तो चाइनीज का सिस्टम अपना चलेगा। ब्लैक है। नहीं सर, एक मिनट मैं देख के बताती हूँ। किसी को बताया है? किसी में सर इसमें लिखा है सर आपने? सर ये इन्होंने देखा होगा विबग्योर वाले में ये है कि 9 नंबर पे अगर 0 पे तो ब्लैक है अगर बढ़ाना है, हाँ। और 9 नंबर को अगर मतलब सीगेट करना तो ब्लैक है, दोनों में ब्लैक है। हाँ उसमें दोनों में ब्लैक है, पर सर ने ऑरेंज और येलो बताया, वो कॉन्सेप्ट जानना चाह रही हूँ सर। इसमें ये बताया है हाँ। कि
0 पॉइंट पर, नेल चक्र के 0 पॉइंट पर टोन करें तो ऑरेंज कलर लगाएं, और रिंग फिंगर के नेल चक्र के 0 पर नहीं, नेल चक्र सीडेड करें। जो नेल चक्र है, एक सेकंड समझ में आ हाँ। गई। वो नेल हाँ, हमने सर। गर्मी के लिए बताया, तो नेल चक्र का कंसेप्ट हमने बताया। डॉक्टर प्रोफेसर पार्क जेबू ने दूसरा कंसेप्ट दिया, तो वो कंसेप्ट अलग है। वो अभी आप लोग जो सेमेस्टर 4 पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसमें क्या है, उस वाले में पॉइंट ये है कि वो जो चक्रा पॉइंट है, नेल चक्रा, तो यहाँ पर हम लोगों ने माना है इस वाले में वायु, वहां पर चक्रा में वायु, अग्नि, प्रचंड अग्नि, ठीक है। ओके। लेफ्ट हाँ, में, सर। लेफ्ट में वायु, अग्नि, प्रचंड अग्नि, ये हो गया, ठीक। और यही चाइनीज के ये सिस्टम, इसमें माना हम लोगों ने यहाँ पर, ये हमारा कोल्डनेस पॉइंट है। कोल्डनेस के बाद हम लोगों ने माना है कि कोल्डनेस बाद जब नीचे से ऊर्जा आ रही है चक्र के हिसाब से, तो कुंडलनी से जब ऊपर आती है तो वो ऊपर सहस्त्रार है और नीचे हमारा एक चक्र है, स्लिप कर रहा हूं, तो यहाँ पर वो कोल्डनेस के लिए पॉइंट है। तो ये कोल्डनेस का हुआ। कोल्डनेस से जैसे ऊपर होगी तो हम लोगों का ड्राइनेस शुरू होगा, और ड्राइनेस के बाद जो है हम लोग का ये शुरू होगा ह्यूमिडिटी। तो ये ह्यूमिडिटी पॉइंट है, ये ड्राइनेस का पॉइंट है, और ये कोल्डनेस का पॉइंट सर है। शो नहीं हो रहा सर एक्चुअली। ये शो रहा, ये शो रहा नहीं दिख रहा है सर। आप पिन, एक्चुअल में पिन तो हैं बट छोटे उसमें दिख मेरा रहा दिख है। नहीं रहा क्या? मुझे हाँ, अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा है सर। तो यस सर। ये जो ये वाला मेरा जो है, ये ड्राइनेस का ये उंगली है, ये हमारी कोल्डनेस की उंगली है, और ये हमारी उंगली है ह्यूमिडिटी की, और ये हमारे विंड की है, लेफ्ट विंड की है, अच्छा। विंड की है, और ये हमारी जो है अग्नि की है, और ये प्रचंड अग्नि की है, एनर्जी सिस्टम। तो हम इसके नेल में, तो हमको क्या है, इसमें क्या करना है, प्रचंड अग्नि को, प्रचंड ठंडक को, कोल्डनेस को हमको सिडेट करना है। तो कोल्डनेस सिडेट कैसे होगी? कोल्डनेस ये है पॉइंट है, ये सिडेट कैसे होगी? हाँ, ऑरेंज और येलो उसी से कलर से होगी सर वो। हाँ, और प्रचंड अग्नि कैसे सिडेट होगी? वो टोन होगी चाइनीज, चाइनीज, चाइनीज सर रेड, सर वो ऑरेंज से होगी, ऑरेंज से, ऑरेंज से होगी। यस सर। अग्नि तो रेड से होगी, प्रचंड अग्नि ऑरेंज से होगी। तो वो ऑरेंज हमने कहा होगा कि इसमें ऑरेंज लगा लीजिए, और इसमें आप वाटर को सिडेट करने के लिए कौन सा कलर लगाएंगे? ग्रीन। अच्छा, पूरे नील चक्र पे लगाना पड़ेगा क्या सर? ये इस तरह से आपने बताया पूरा? सिंपल पॉइंट, 0 पॉइंट पर, 0 पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा, दिखाई पड़ रहा है? 0 पॉइंट माने दिस पॉइंट, नीचे टिप पर पहला पॉइंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। देखिए इसमें दिखा रहा हूँ, ये नेल चक्र है ना, ये पॉइंट, हाँ जी, ये पॉइंट, ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट जो आ रहा नीचे, वो 0 पॉइंट। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक सर। तो ये वाला लगाया, हाँ, ये वाला सर वो थोड़ा, हाँ वही मैं खुद ही समझ रहा था कि हाँ कोई कंसेप्ट, एक कंसेप्ट कई है, लेकिन चूंकि होता ही है कि आपको मान लीजिए ठीक करना है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत परेशान मत हुआ करिए, धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो एक ही चीज का 10 इंटरप्रिटेशन है। यस सर, स्लो लर्निंग है सर ये। हाँ, नहीं, स्लो लर्निंग है सर। जैसे जैसे बढ़ता जाए ज्ञान, वैसे आपको खुद ही सब ज्ञान चक्ष खुलेंगे। तो जैसे खुलेगा वैसे तमाम, क्योंकि एक ही ट्रीटमेंट, एक चीज के रोग का 10 ट्रीटमेंट आपके पास रहेंगे, तो आपके पास अवसर अधिक है कि आप किससे ठीक करो। कभी चाइनीज से ठीक करेंगे, कभी आयुर्वेद से ठीक करेंगे, कभी चक्रा लगा देंगे। देखिए चक्रा लगाएंगे, नहीं लगाए हम लोग? यस सर। तो चक्रा लगा के रहते हैं, क्यों? क्योंकि इस समय आवश्यकता है तो मान लीजिए लगा लिया, चाइनीज में लगा लिया, कहीं जरूरत होगी आयुर्वेद भी लगा लेते हैं, है ना सर अभी आपने जो अनीता मैम की क्वेरी को ये किया है, क्वेरी का जो आंसर दिया है, वो अभी हमारे ज्ञान चक्षु से ऊपर है सर, पूरी तरह नहीं समझ पाई मैं। कोई बात नहीं, मत अभी समझने, देखिए अभी तो यूज, जैसे मान लीजिए आप, अगर मान लीजिए आप पेशेंट को बताओगे तो पेशेंट को पहले थ्योरी पढ़ाएंगे कि उसको लगा देंगे, उसको लगाने से मतलब है। तो आपको जो आता है वो तो आपको इसलिए जो आता है वो पूछता हूँ कि ये क्यों नहीं आता, ये आना चाहिए। नहीं, जो नहीं कोर्स में नहीं है
उसके लिए पूछता नहीं हूँ, लेकिन उसको बता देते हैं कि ये भी एक तरीका हो सकता है जिसमें आप लगा लो। कल इसीलिए तो कहा ना कि किडनी को नहीं बता रहे हैं, मैंने आपको कहा नहीं, जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि बता देंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन में हो जाएगा। अभी कंफ्यूजन मत करो, तो कंफ्यूजन, अभी जितना नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करिए पूरा। तो जितना ये सब नॉलेज के, ये आपके कोर्स के हैं, इसलिए इन पे कहते हैं कि भाई ये चीज तो जानिए ही कि कैसे सीडेट कैसे टोन होगा। तो मैडम ने अलग पूछा, वो हमने खुद ही कंफ्यूजन हुआ। कल मैंने देखा था कि हमने कहा भाई ठंडा का बहुत है तो कहीं यूज कर लें कि इसको वो है, क्योंकि ये ग्रुप में देना चाहिए कुछ, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एनीवे आगे चलिए सक्सेना जी। ओके, थैंक यू सर। 17 पे देखिए, सांस में दुर्गंध, ये भी बहुत से लोग मिलेंगे कि अक्सर सांस में दुर्गंध आती है, तो इसके लिए इन्होंने लिख दिया है P7 को सीडिएशन कर देना है। और ये आपके इंडेक्स फिंगर के ऊपर देखिए पॉइंट दिया हुआ है। खेमका सर का ये रिसर्च वर्क है, ये है खेमका सर का ये रिसर्च वर्क है, और उसको ध्यान रखिए कि वो उन्होंने कहीं से देखा पढ़ा, P7 जिम्मेदार है। कहीं पेरिकार्डियम का 7 पॉइंट वर्चुअली जो है पेरिकार्डियम का अर्थ पॉइंट है। अब अर्थ पॉइंट का मतलब कहीं ना कहीं स्टमक और स्प्लीन आया अर्थ पॉइंट पर। तो बैड ब्रेथ का मतलब कभी ना कभी आपके तो और कुछ नहीं आता, तो आपको स्टमक हीट के पॉइंट जरूर लगा लीजिए। P7 सर, सिंगल पॉइंट। सर इसमें एक बहुत कंफ्यूजन लग रहा है कि पेरिकार्डियम तो है हार्ट का कवरिंग, तो कवरिंग, तो हार्ट के कवरिंग को यहाँ पर अर्थ पॉइंट को क्यों यूज किया गया? नहीं, इसलिए कहा ना कि वो रिसर्च वर्क है, वो सिंगल पॉइंट पर रिसर्च वर्क है उनका। P7 वर्चुअली पॉइंट किसका है आप देखिए, अर्थ पॉइंट है। जी सर, जी सर। तो यानी वो रिप्रेजेंट अर्थ कर रहा है ना, तो अर्थ का संबंध कहाँ से है? स्प्लीन से, स्टमक से। हाँ, स्प्लीन स्टमक का संबंध, एक संबंध स्टमक स्प्लीन से है, तो आप और कुछ मत करिए। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। चक्रा, नहीं आवाज नहीं कर रहा हूँ, चक्रा। अच्छा, हाँ जो है कम से कम स्टमक हीट के तो लगा लीजिए, क्योंकि स्टमक हीट जैसे कम होगी वैसे बैड ब्रेथ कम नॉर्मली कम होगी, क्योंकि वही तो है जो कहीं गर्मी है वो उससे हो रहा है। ठीक है, खाना सड़ रहा है तो बदबू आ रही मुंह से। सर कल आप ये फोटो भेजने वाले थे, अपने फोटो नहीं भेजी, चक्रा वाली आपके हाथ में जो है उसकी फोटो भेजने वाले थे कल आप ग्रुप पे। देता हूँ, भूल गया हूँ। चलिए आगे आगे। इसके बाद देखिए ब्लड है, अक्सर क्या होता है ब्लड में यूरिया जब बढ़ जाती है, इस तरह के बहुत अच्छे केसेज आएंगे। तो ST25 को मतलब सीगेट करना, हम तो सीगेट ही कहते हैं, आप तो सीडिएशन समझ लीजिए। तो ST25 आपके कहाँ पे, जहाँ पे ये मतलब देखिए दिखाया गया है लंग्स, ये एक्चुअली लंग्स के पास में ही है नीचे, यहाँ पे लगाना है। और दूसरा ट्रिपल वार्मर भी इन्होंने पॉइंट दिया है, अगर आपका ज्यादा हो जाता है यूरिया तो TW5 पे सेलेक्ट कर देंगे। और आगे से निकाल दीजिए, और आगे चलिए जरा सक्सेना जी, थोड़ा तो और आगे बढ़िए। देखिए अब 19 नंबर वाली सर, ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक ठीक। ब्लड प्रेशर के इतने मरीज आएंगे, H9 पे इन्होंने क्या टोन किया है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जब नहीं घट जाता है, तो आपको H9 को टोन करना है। और अगर ब्लड प्रेशर, देखिए ये हाइपोसिस्टोलिक दो होते हैं ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो जब सिस्टोलिक वाला तो H9 को टोन करिए आप। और इसके बाद आएगा नीचे का, अभी होगा फिर देखिए धमनी रक्तचाप जब घट जाए, देखिए ये लेफ्ट में है हाइपोटेंशन, तब ये P9 या H7 को टोनिफिकेशन करना है। ये ध्यान रहे, जब ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन ये कहलाते हैं, मतलब उच्च हाई BP हो जाए, हाइपरटेंशन में GB20 को सीगेट करना है। और अभी बल्कि अगर हाई BP होता है तो उसमें ये थम्स के नाखून के नीचे आप BM1, 2, 3 जो भी है इसको सीगेट कर सकते हैं, जस्ट नाखून के नीचे। अगर हाइपर है तो ब्लैक कलर, और हाइपो हो मतलब कम है तो आपको लाल रेड कलर। ठीक है, और समझे रहिए, ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार ऑर्गन
पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर है। ठीक है, तो जब जी। भी कभी देखना हो उसके प्रोटोकॉल, बड़े प्रोटोकॉल, तो आप ट्रिपल वार्मर में जाइए, चैप्टर उधर वही चैप्टर होगा 25-25 के आसपास होगा चैप्टर, ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम। सब 19 के बाद 21 के बाद 19-20 के बाद हमने जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो एक बार जरूर उसको पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे आपको, उसको पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। चलिए आगे सर। अब 22 नंबर पे है, जैसे हपनी आती है तो उसमें क्या सांस फूलने लग जाती है, तो इसमें क्या कहते हैं P9 को टोन करना है। 22 नंबर पे जैसे सांस फूलने लग जाए और तो P9 को टोन कर दीजिए तो सांस फूलना फिर ठीक हो जाएगा। और फिर आ जाए 26 पे, मतलब बर्न, अगर हाँ बर्न इंजरीज है, जैसे जलने से घाव हो जाता है, तो इसमें क्या CB7 को सीडेट करना है। ये भी मतलब अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अब तो खैर नहीं कह सकते, पहले तो बहुत देखते थे लोगों, लेडीज के हाथ जल गया, कहीं कुछ जल गया, तो इससे में CB7 को सीडेट करना है। ये CV6 भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। CV6 ऊर्जा का पॉइंट है, ऊर्जा का भंडार है। डिस्प्निया मतलब बिल्कुल आपको सांस बिल्कुल फूल गई हो तो CV6 माना ये बहुत बढ़िया एनर्जी के पॉइंट है, इसलिए इसको CV6 को टोनिफाई किया गया है। 26 पे है कोल्डनेस, आज का जरूर ठंडापन बहुत हो रहा है 26 नंबर पे, तो हाथ पाँव ठंडे हो जाएं, अरे ठंडे हो जाए तो आदमी खत्म हो जाए, खैर बर्फ की तरह ठंडे हो जाएं, तो GB14 को टोन करना है, ये वाला। हाँ GB14 GB14 देखिए यांग ऊर्जा है, और ये बहुत कई, ये GB14 का कभी देखिएगा ट्रिपल वो टिटाइस 2 में GB14 कहीं ना कहीं 3-4 मेरिडियंस का के कंट्रोलर पॉइंट का भी होगा, जो अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं। कुछ 8 अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल हैं, उन पॉइंट्स के, उनके पॉइंट्स का भी कंट्रोलर ये है GB14। ये मतलब गवर्निंग वेसल है ना, कंट्रोलर ऑफ और ऑर्गन्स है, यंग ऑर्गन्स का, तो इसलिए इसमें मतलब आपको अग्नि चाहिए ना, तो अग्नि के लिए होगा ये GB14, और वो 3-4 मेरिडियंस को कंट्रोल कर रहा होगा, इसलिए जैसे सर EOV के सर जीवी नहीं, EOV के मेरिडियंस को कंट्रोल करेगा सर ये? सभी को, GB14 तो सभी कहा, सभी यंग। ओके सर। गवर्निंग वेसल DU, इसको DU बोलते हैं कहीं कहीं। सर यांग क्यों है? ये तो इन में है ना सर, ये तो कहाँ इनमें है सर? अच्छा GB14 CV, ओके सॉरी सर, हाँ CV GB में कंफ्यूजन हो। हाँ गवर्निंग अच्छा, जब वेसल। इसमें अगर पैर ठंडे हो जाते हैं, पाँव ठंडे हो जाए, तो लीवर 3 को सीडिएट करना है। बर्फ के समान ठंडे हो जाते हैं तो आपको, और फिर है K7 टोनिफाई कर लीजिए, टोनिफाई करना है, दोनों में दिया है। और व्यक्ति बर्फ में जब दब जाए, इसका रे तो खैर रेयर होगा, ऐसा कौन दबेगा बर्फ में। कोल्डनेस हो गया, अब उसके बाद आ जाए जो अच्छा पॉइंट है, ये तो सिंगल पॉइंट है, जो आपको कभी वो हो तो उनको यूज कर लीजिए, लेकिन आपको अधिक ज्ञान है तो आप 2-3 पॉइंट्स को यूज करते रहिए, और किसी भी विधा का यूज करिए, चाहे चाइनीज का चाहे आयुर्वेदिक का। मतलब सर लीवर 3 तो हमने अपने एक पेशेंट को दिया था, अच्छा 1 दिन में रिजल्ट मिला सर। बिल्कुल मिलेगा पॉइंट इसी किताब को जरूर रखिए, किताब खोल के, और कुछ नहीं, उससे देखिए पढ़ लगाइए, और 12 पॉइंट याद रखे, उनको लगा दीजिए, अब ना याद हो तो किताब खोलिए लगा दीजिए। हाँ, क्योंकि मतलब खेमका सर पढ़ के ही लगाते थे, पॉइंट बताते लोग हैं, और बहुत स्टडी करते थे तब पॉइंट लगाते थे। अच्छा, खेमका सर को आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, तो उसमें जो है खेमका सर पढ़ाने में भी किताब लेके बैठते थे, किताब से पढ़ाते थे, कहते थे कि किताब, और इवन पेशेंट के सामने किताब लेके बैठते थे और किताब लेके पढ़ाते थे। ऐसा मत सोचो उनको शर्म नहीं आती थी कहीं, ये नहीं कि उनको नहीं मालूम, किताब उन्होंने लिखी है, लेकिन पढ़ाते थे कि ये लिखा हुआ है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए, किताब लेके पढ़ना कोई बहुत वो खराब नहीं है भाई, तो आपको किताब तो हमारा आधार, वही तो आधार है, उसी बेसिस तो हम कर रहे हैं कि हमारा अपने आप कोई नॉलेज है, हमने केवल उसको इंटरप्रेट किया हुआ है, बैलेंस कर। मरीज भी सोचेगा कि डॉक्टर साहब मतलब रिसर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो सर पर वो बहुत दूरदर्शी थे सर, नो डाउट। दूसरा सर एक निकल गया मूर्छा वाला पॉइंट, तो उसको है GB19 को, यही है GB19 को टोन कर दिया। अगर मूर्छा हो जाती है, किसी को बेहोश हो जाता है, तो
और वैसे तो सर एक ये भी पॉइंट बताया गया था दबाने वाला पॉइंट, जो नाक के नीचे होता है, इसको भी हाँ, दबा सकते हैं, ये हाँ, ध्यान रखिए इमरजेंसी में। गवर्निंग वेसल का पॉइंट है और किडनी का 1 पॉइंट है, तो ये वाला है। ये सब वही मैं कहना कि ये सब शुरुआती में जो लिखे गए और उसके अलावा तमाम थ्योरी थी, तो उन पर सारे पॉइंट्स को तो एक साथ नहीं लिख सकते थे ना, तब तो किताबी बहुत बड़ी हो जाती। तो ये सब पॉइंट उन्होंने दे दिए लेमैन उसके लिए कि ताकि आपको इनको मालूम भी हो, उनका यूज भी करिए। लेकिन हम लोग इस किताब को, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि इस किताब को बहुत कम पढ़ते होंगे लोग। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं नहीं सही कह रहे हैं, नहीं पढ़ बहुत पाते। कम पढ़ते होंगे, बहुत दूसरा कम सर एक पढ़ते पॉइंट और बताया गया था, जैसे ये हाथ उठाते तो नाक जहाँ पे आती है तो दिस इज द ऑक्सीजन पॉइंट। तो अगर ऑक्सीजन पॉइंट वाले अगर ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब मेथी पट्टी बांधेंगे या कुछ क्या करेंगे, या दवा प्रेशर देंगे? टोन सर प्रेशर भी दे सकते हैं सर, टोन कर सकते हैं सर, प्रेशर देते हैं बस वहाँ पे। LU4 और Yes, sir. LU9 9 जब भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो LU4 LU9 दोनों को टोन करिए। सर वैसे नहीं, जैसे LU4 को किस कंडीशन में और LU9 को किस कंडीशन में आप यूज करेंगे? दोनों बस उसको लग रहा हो कि आपकी एनर्जी कम हो रही है, आपको लंग्स की एनर्जी, तो लंग्स की Okay. एनर्जी कम हुई दोनों में LU9 भी करेंगे और LU4 भी करिए, क्योंकि जो ओनली अभी LU4 करें तो सर? दोनों कर लीजिए। LU9 भी तो वही है, LU9 भी तो वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, कुछ तो करेगा अपनी बॉडी के लिए। अब कब्ज है, जैसे आपका कॉन्स्टिपेशन तो होता है, अगर LU9 याद करिए, LU9 पर ही LU9 और LU4 के 2 पॉइंट बता करके, और बहुत से ऑनलाइन कोरोना में सर ये अर्थ पॉइंट LU9 तो अर्थ पॉइंट है ना, तो ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट कैसे होगा सर? अरे लंग्स ऑर्गन सोर्स ऑल पॉइंट है इन, सर, अर्थ पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। हाँ ऐसा है ना, इनके सारे अर्थ पॉइंट अर्थ पॉइंट, ओके सर, ओके, हाँ सर बताया था सर, आपने बताया था, राइट सर। चलिए अब आगे। जैसे कब्ज का है, कॉन्स्टिपेशन के लिए ST42 को सिगरेट करना है, और खांसी अगर आ रही है आजकल बहुत ज्यादा तो GB10 को टोन कर दीजिए। खांसी के साथ साथ ऐंठन जब हो जाती है, इसके साथ साथ सांस घुटने जब लग जाती, घुटने तक आ जाती है, तो GB10 को टोनिफिकेशन कर देना है। अगर खांसी बहुत पुरानी हो जाती है जब है, तो क्रॉनिक कफ है तो LU11 को सेडिएट करना है। और सूखी खांसी जब हो जाती है, ड्राई कफ मतलब कफ हो, तो CB16 को टोनिफाई करना है। ये है मतलब खांसी के, जैसे कुकुर खांसी कहते हैं, जैसे कुत्ता खांसी, तो LU1 को सिगरेट करना है। ये मतलब ऐसी है खांसी मतलब जाती ही नहीं, लोग परेशान रहते हैं, सबसे बढ़िया है LU1 को सिगरेट कर दीजिए और हो जाएगा। क्या आगे चलिए, आगे बहुत है, जल्दी बताइए, मैडम का समय अब होने वाला 30 हो गया, 6:30। एक आध पॉइंट अभी और बताइए जरा। बता रहा हूँ सर, डायबिटिक वाला है, डायबिटीज का 33 नंबर पे निकल, ये डायबिटीज अगर किसी को हो जाती है तो इसके लिए इन्होंने बता दिया है आपको, ST40 को टोन करना है। ST40 को टोन डायबिटीज के लिए। आगे पीछे है नहीं, ये निकल गया ना, 33 भी था, 33। और आगे चलिए, आगे चलिए, ये है डायबिटिक, डायबिटिक न्यूरोपैथी पे पुराना हो गया तो ST40 को टोन कर देना है। और न्यूरोपैथी मतलब पुराना होना? हाँ, न्यूरोपैथी मतलब पुराना हो जाना, पुराना होगा, क्रॉनिक। 30 अभी 34 पे है, क्रॉनिक है। 34 तक पतले दस्त, अगर जब पतले दस्त हो जाते हैं तो उसमें सबसे बढ़िया पॉइंट है ST25 को सीडिएट करना है। ST36 भी बताया था, ST25 इसमें दिया हुआ है। और अगर पतले दस्त, ST25 भी किसी का या तो ये उस पर अभी बताया था पॉइंट होगा, उसका होगा, LI का होगा, LI का शायद, LI का ये पॉइंट होगा फ्रंट शू पॉइंट, जहां तक मेरी समझ में, इसीलिए इसको कहा गया है, उसी से होगा ना पुरानी डायरिया में कि LI में प्रॉब्लम आ रही होगी। 38 पे ये मतलब इस तरह के मरीज बहुत से आए, मतलब अक्सर कान से कम सुनाई पड़ता है, कहते हैं कान से सुनाई कम पड़ जाता है, आवाजें आती कान में, मतलब
तो इसमें सबसे बढ़िया ट्रिपल बार्मा 10 का पॉइंट सीगेट करना है। कौन सा नंबर है? ये पेज नंबर 45 पे ही है, ये ट्रिपल बार्मा 20 ये वाला। इससे ऊपर होगा ना, कान से इसके ऊपर वाला है, ये वाला है। हाँ, कान से सुनना, मतलब कम सुनना अगर कम हो जाता है, ये अक्सर आते हैं लोग, भाई हमें सुनाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता है। TW10 ना? हाँ, TW10 मशीन लोग लगाते हैं, तो बजाय मशीन लगाने के इस पॉइंट को अगर लगाएं तो हो सकता है कि महीने 2 महीने में ठीक हो जाए आदमी, मशीन की जरूरत ही ना पड़े इसको लगाने की। हाँ, TW पॉइंट ट्रिपल बार्मा, देखिए वो उसका पॉइंट है। TW जो पॉइंट है ये हाइपोथैलेमस का पॉइंट है। नहीं सर, ये टेनिटस का भी पॉइंट है सर, ये हाँ? टेनाइटस का भी पॉइंट है सर ये। हाँ, नहीं, टेनाइटस पॉइंट तो है, लेकिन मतलब हाँ। कंट्रोल यहीं पे तो सब कान में, यहाँ तो यहाँ से नहीं होगा। कान के पास 17 है, 17 ये है, तो पीछे जाकर के यहीं पर आसपास होगा, तो कान के आसपास घूम रहा है। सर हमने ये 6 महीने हम SI10 भी, SI3 नहीं, SI19 है फिर वो। SI19 है वो। नहीं, इसमें SI3 भी लिखा हुआ था, ऑर्गन सोर्स पॉइंट में किसी में था। SI19 है क्या? ट्रिपल वो उसमें टिटाइस 2 में बहुत कई, टिटाइस 2 में एक ही पॉइंट के कम से कम 10-10, 15-15 यूज है। आप उसमें पढ़िए तो आपको फिर उन्हीं सबसे देखिए, उन्होंने प्लस अनुभव किया, कुछ अपना अनुभव किया, उससे उन्होंने ये सब लिखा। अब सर ये जैसे मतलब कैटरेक्ट हो जाता है, अक्सर याद आता है, तो सीबी सिस को टोन करना है, वृद्धों को कैटरेक्ट हो जाता है। हाँ, ये वो सबसे बढ़िया पॉइंट है। अगर आप मोतियाबिंद किसी को है, केस कोई आता है, तो मतलब ट्राई करिए, हो सकता है उसकी आंख ठीक हो जाए। मतलब सीबी से टोन और GV 21, 22, 23 सेडेट। अच्छा, इसी का अगले GV गवर्निंग वेसल 21, 22, 23 सेडेट। ठीक है। बलगम देखिए, ये बहुत बढ़िया है, देखिए ये वाला पॉइंट है। बलगम छाती में अवरुद्ध होता है और किसी प्रकार बाहर न आता तो ST40 टोन, हाँ, तो निकालिए, और निकल नहीं आता तो ST40 टोन कर दीजिए तो निकल जाए। हाँ, ये है ST40। चलिए, अभी और एक आध रह गया था उसके पॉइंट। सर इसको फॉर्मेशन होता है तो अपन सीडेट करते हैं ना 40 को, तो अब इसमें देखिए जो लिखा हम उसको बता रहे हैं। हाँ सर, वो तो है। उन्होंने देखा होगा कि ये किसी से निकल नहीं पा रहा, तो एनर्जी की वजह से निकल नहीं पा रहा, जो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, कि देखिए एक तो एनर्जी है, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, शब्द ध्यान दीजिए। अब एक ये था कि आपका फेस मतलब किसी प्रकार से निकल ना पाता, बलगम छाती में अवरुद्ध होता और किसी प्रकार निकल ना पाता, यानी अब एनर्जी उसकी नहीं है जो निकाल पा रहा है, तो उसके लिए टोनिफिकेशन कर दिया कि टोन कर दीजिए। और नॉर्मली हम लोग जो आप कह रही हैं, नॉर्मली हम लोग ST40 को सीडेट कर देते हैं जी सर, कि जब ताकत रहती है कि भाई ठीक है, उस पे करके निकालने का तरीका हो, और आपकी एनर्जी है। ये कहीं ऐसा होगा जो सॉलिडिफाई हो रहा होगा, क्योंकि लिक्विड, गैस और सॉलिड तीन ही हमारे सर मैं हाँ, जहां तक मैं समझ रही हूँ कि फॉर्मेशन को रोकने के लिए तो सीडेट किया जाता होगा, पर अगर बन गया है और वो निकल नहीं रहा है, उस कंडीशन में इसको टोन करते होंगे सर। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी दृष्टिकोण हो सकता है कि भाई फॉर्मेशन जो कम हो, क्योंकि स्टमक स्क्रीन 75% प्रोडक्शन करते हैं बलगम का, और फिर किडनी और लंग्स करते हैं। तो लंग्स और किडनी भी कुछ करती है और लंग्स भी हमारे करते हैं। तो लंग्स 10-15% और 10% ऐसे कुछ है, 15%, 10% ये है, तो सबसे अधिक करता है। अब आया 1 मिनट में जी, आगे चलिए, बोलिए। मैडम आ गई हैं, मैडम का जो है 36 हो गया है। अब खत्म करिए, एक आध कोई पॉइंट बता दीजिए इसमें जो फेस का था। चलिए, चेहरा, अगर चेहरा नीला पड़ जाए, ऑक्सीजन की कमी मतलब बताता है, तो लीवर 3 को सीडिएट कर देंगे, ये वाला है पॉइंट। और चेहरा काला पड़ जाए, शरीर भी काला पड़ जाए, तो K1 को सीडिएट करेंगे, K1 सीडिएट करना है। केवल सीडेशन, ये वाला देखिए, ये वाला, ये आप लोग बहुत बताते हैं ना लोग कि जैसे बहुत से लोगों का आता है और ब्लैकिश चेहरा होना शुरू हो गया तो K1 को सीडेशन।
ये वाला। बहुत से लोग जी। आते हैं, आप देखते होंगे कि उनके ब्लैकिश फेस होना शुरू हो जाता है एजिंग में या बिना उसके, तो ये इसको केवल तो मतलब क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन भी करता होगा। चेहरा साफ हो जाता लोगों इसलिए। क्या? और ये मतलब सनबर्न जो होता है पिगमेंटेशन, उसके लिए है क्या? नहीं, किडनी का फंक्शन जो है का रंग का ब्लैक है ना, किडनी का रंग ब्लैक है, जो किडनी बताते हैं। किडनी का रंग जल का है ना, जल का रंग ब्लैक है। तो उसमें दो काम, किडनी सफाई भी तो कर रही है, जैसे आपका लीवर को सहयोग देकर ये सफाई काम भी तो कर रही है, और उधर लिम्फ में सफाई कर रहा। दो भाई हमारे पास तीन है, एलआई सफाई कर रही है, और हमारे पास लंग्स सफाई कर रहा है, किडनी सफाई कर रही है, और लीवर उन सबको सहयोग दे रहा है। यही तो काम कर रहे हैं, ये सबका तो रोल है सफाई में। तो अपने अंदर टॉक्सिन कोई डेवलप हो रहे हैं, तब उसी वजह से तो सब ब्लैकिश फेस हो रहा है, ये कारण है। तो 4 ही ऑर्गन जिम्मेदार हैं। एलआई, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है तो आपको हो सकता है डिस्कलरेशन। अगर बहुत हीट, देखिए आयुर्वेद कह रहा है जब बहुत हीट बढ़ रही है तो आपका डिस्कलरेशन हो सकता है। ऊर्जा है, वो गर्मी है, वो आपको रूपांतरण करती है। किडनी अगर ठीक से छान नहीं पा रही है तो वो आपके अंदर टॉक्सिन को मौजूद रखने दे रही है। लीवर अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहा किन्हीं कारणों से, तो वो डिटॉक्सिफाई ही नहीं कर पा रहा है। और लंग्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कर रही तो गर्मी क्रिएट कर रही है। CO2 अगर आपके घर में, आपके शरीर में रह जाए तो वो क्या करेगी, वो अमोनिया बनाएगी और सब जलाएगी अंदर। तो ये सब काम है, इसीलिए इन्होंने केवल सिडेशन से कहा है। केवल सिडेशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी एक पॉइंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट है। बहुत बढ़िया, सब नोट कर लीजिए, ये सब नोट करके यूज करिए। यूज करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा, आप खुद दूसरों को बताएंगे ये करिए, वो करिए। नहीं, फिर याद हो जाता अपने आप की पॉइंट लगाते लगाते। ये है सर। चलिए ठीक सर, उनको भेज दीजिए फिर। चलिए ठीक हो गया। आगे कल बहुत पॉइंट है, हाँ, आप लोग इसको पढ़िए और देखिए। इस पर दक्षता नहीं होती, लेकिन कुछ इतने कम से कम पॉइंट पढ़ लीजिए कि कम से कम तुरंत प्रयोग कर सके, दूसरे को करा सके, और इसके बाद अपना आराम से बढ़िया से बता भी सके, और इनके बेसिस पर एक नई थ्योरी बना सके। अब आपको सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में आप सबको थ्योरी बनानी है, यानी प्रोटोकॉल बनाना है। प्रोटोकॉल बनाने का सिद्धांत यही है, कोई पॉइंट, 2 पॉइंट जोड़ेंगे तो 1 से 2 जोड़िए, 2 से 3 जोड़िए, बस 2-3 पॉइंट यूज करिए और यूज करके बताइए कि हाँ ये रिजल्ट आया, अच्छा आया। और जब आप कल हमने सीड थेरेपी का डाल दिया था। हाँ डाल दिया था जी, सबको मिल गया होगा, ग्रुप में है। हाँ ग्रुप में मिल गया। चलिए ठीक जी। तो अब हम उसको आ गई है सर। मुझे ना मैडम आपका स्वागत है। और हम लोग अब इसको करके ब्लड में सीधे आ जाते हैं। जी सर। तो हाँ, कोई बोलना है किसी को? सर मैं कह रही थी, मैंने क्लास की शुरुआत में ही कहा था कि मुझे पीसीओडी पर ना डिस्कशन करना है सर। ऐसा ना, देखो डिस्कशन आप कर लो, लेकिन डिस्कशन के लिए समय नहीं रहेगा। डिस्कशन में आप कर लो, आप ग्रुप में डाल दो, हम डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन ऐसे डिस्कशन हम करेंगे तो देखो फिर क्लास नहीं चल पाएगा। नहीं ठीक, समझ रहा हूँ। आप अपना पॉइंट डालिए, क्या हो हम लोग डिस्कस वही, इसीलिए ग्रुप खोला हुआ कि डिस्कशन जो आप करना करें। अगर हम ग्रुप डिस्कशन करें तो सारा क्लास 2 घंटे का, डिस्कशन में तो बहुत समय लगता है। ठीक है सर, मैं ग्रुप में डालूंगा। पीसीओडी का पॉइंट डालिए, हम लोग बता देंगे और उसका बताएंगे, आयुर्वेद में बता देंगे। यहाँ इसमें भी होगा पीसीओडी, इसमें भी देखिएगा, इसमें भी होगा, किताब में कहीं ना कहीं है, वो जरूर मिलेगा। इसमें आ रहा था लेडीज में, लेकिन अभी हम लोग 36 हो गया, 7:30 बजे खत्म करना चाहिए, सभी लोग चाहते हैं। ठीक है, आप डाल दीजिए, हम लोग करवाते हैं, उसको पॉइंट बताते हैं, चिंता मत करिए। रोग सब दूर करिए, सबका वो है। मैडम का स्वागत है। नमस्ते सर। कहाँ से आप शुरू करेंगी, बता दीजिए मुझे। सर वो पीपीटीज भेजी था, वो आप करवाएंगे क्या? वो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। ओह, तो मेरे बहुत मुश्किल होगा, पहले से अगर मेरे पास। मैं ट्राई करती हूँ।
ऐसा है ना, हम उसको कर मतलब कराएंगे तो अभी कराने में 5 मिनट लगेगा, किसी दूसरे से कराएंगे हम नहीं कोई कर बात पाएंगे। नहीं, नहीं सर, मैं वैसे ही कर लेते हैं, अपन स्टार्ट कर लेते हैं। हमको अब 1 घंटे पहले आप कर दो तो मैं उसको जो है दूसरे की सहायता से उसको अपलोड कर लेता हूँ, मैं लेकिन कल समय लगता है। सुबह ही भेज दूंगी। सॉरी सर, थोड़ा मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। चलो तो शुरू करते हैं। ब्लड, तो हम शुरू से पहले एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ब्लड पढ़ा था, ब्लड होता क्या है, करता क्या है। हमने ब्लड की कंपोजिशंस देखे थे, ब्लड में प्रोटीन के 3 पार्ट्स देखे थे। हमने ब्लड सेल्स के बारे में देखा था। ब्लड सेल में हमने इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसीज को देख लिया था, उसका स्ट्रक्चर देखा था, उसका वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ले जाता है वो देखा था, उसकी लाइफ स्पेन देखी थी, उसका कितने दिन का उसका लाइफ स्पेन है, और वो कैसे उसका वो स्प्लीन के पास जाके उसका कैटाबॉलिज्म कैसे होता है, वो हमने सब देखा था। फिर हमने देखा था वो ये जॉन्डिस का जॉन्डिस कितने तरीके के होते हैं, और जॉन्डिस होने के रीजंस हमने देखे थे। फिर हमने आरबीसी रिलेटेड बीमारियां देखी थी, एनीमिया देखा था, और हमने वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा था, पर्नीशियस एनीमिया देखा था, हमने एप्लास्टिक एनीमिया देखा था, और हमने देखा था कि ब्लड टेस्ट में क्या क्या होएगा उसके कारण से। फिर हमने ल्यूकोसाइट्स देखा था। हम ल्यूकोसाइट्स पे गए थे कि हमने बताया था ल्यूकोसाइट्स होता क्या है, बनता कहाँ है, ये सब लीवर में बन रहे हैं हमको पता है, और इनका काम क्या है, ल्यूकोसाइट्स का हमने काम देखा था। अब हम देखें, अब ल्यूकोसाइट्स का हमने और ल्यूकोसाइट्स कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके देखे थे। ग्रेन्यूलर्स देख लेते, ए ग्रेन्यूल्स देख लेते। ए ग्रेन्यूल मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, उसमें साइटोप्लाज्म में हमने देखा था। फिर अब हमको जो जाना है, अब हमको शुरू करना है ल्यूकोसाइट्स की बीमारियां। हम ल्यूकोसाइट्स की बीमारियों पे रुक गए थे। फिर हम सर ने हमको वो लिम्फोसाइट का टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का हमको तरीका बताया था दोनों, कि टी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनता है और बी लिम्फोसाइट्स लीवर में बनता है, और फिर वो कैसे हमारे को इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स आर सबसे जरूरी है, बिकॉज वो हमको इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, और इम्यूनिटी की सबसे ज्यादा आज की तारीख में जरूरत होती है। तो हमने ये देख लिया था। अब हम देखेंगे कि इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पहले ये बता दो, अब तक हम आगे चले। नहीं, इनको ये पूछे, ये आप लोग ये बताइए जो मैडम ने पढ़ाया अभी तक, तो जो हम लोगों का डिफेंस वाला है ऑर्गेनिज्म, वो हमारा ल्यूकोसाइट है। ल्यूको माने व्हाइट, साइट माने सेल। तो हम लोग सफेद सेल मतलब उनमें कोई कलर नहीं होता, इसलिए उनको डिफरेंशिएट किया गया किससे, हमारा एर्थ्रोसाइट से। एर्थ्रोसाइट का रंग लाल होता था, तो इसका नहीं होता है, तो ये सफेद हो गया। ठीक, अब उसमें मैडम ने बताया कि हमारा डिफेंस की है, डिफेंस के 2 ऑर्गेनाइजेशन मेन बताए। एक हमारा बताया न्यूट्रोफिल, जो पैदल सेना बताया, उनका इन्फेंट्री है ये, तो पैदल सेना हो गई। और एक हमारा कहा कि बैकबोन है। बैकबोन माने सबसे महत्वपूर्ण। तो अब आप लोग बताइए कि मान लीजिए कोई बीमारी हो गई किसी को, तो पहले कौन आएगा? ये आप लोगों के प्रश्न है, जो सुन रहे हैं बताइए कि पहले कौन आएगा? बीमारी हुई गई, आज से शुरू बीमारी मेरी शुरू किसी की, तो पहले कौन आएगा लड़ने के लिए? WBC सर। नहीं, WBC तो आएगा। WBC तो 5 तरह के हैं। अच्छा, पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? न्यूट्रोफिल सर। गुड। क्यों आएगा? पैदल सेना है, पहले उसी को कहा जाता है कि भाग भाग। पहले वो खाएगा, वो बैक्टीरिया का स्टडी करेगा, फिर जाके ल्यूकोसाइट्स को बताएगा कि ये आए हैं, अब जाके इनसे लड़ो। नहीं, पहले न्यूट्रोफिल लड़ता है, लड़ने की कोशिश करता है, वो भी वही सब काम करता है। वो पैदल सेना है तो मारने लगेगा, तो कोशिश पहले यही करता है कि न्यूट्रोफिल ही जीत जाता है। नॉर्मली बहुत से आप देखिए ना, खांसी जुकाम बुखार आते हैं तो न्यूट्रोफिल जीतता है, वही जीतता है, हर जगह करता है। फिर जब वो कभी देखा दुश्मन बहुत ताकतवर है, तो यानी पहले दशा में क्या, जिसको हम लोग एक्यूट बीमारी में कौन बढ़ेगा, सबकी संख्या लिखी हुई है, तो फिर 50 से 70%, देखिए पेज जो खोला हुआ है मैंने, शेयर हो रहा है। स्नोफिल 2 से 3%, बेसोफिल 0.1%। सर किसी का माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है सर। कोई और बंद कर ले सब लोग।
हमारे यहाँ से नहीं आ रही, हमारे यहाँ से भी नहीं है। किसी खुला तो नहीं है? सर अब नहीं आ रही सर। अब नहीं आ रही है? हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ तो अब इस ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज न्यूट्रोफिल का बढ़ा देगा। न्यूट्रोफिल क्या करेंगे, वो तुरंत आ जाएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हीं को लड़ना है पहले। तो न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाएगी और लिम्फोसाइट की संख्या घटेगी। क्योंकि देखिए और परसेंटेज में अंतर नहीं पड़ता है, स्नोफिल 2-3 है, बेसोफिल 1% है, मोनोसाइट 2 से 8%। यानी कुल मिलाकर के 70 से 90% तक कौन है, 90% कौन है? देखिए न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। यहां देखने की जरूरत है कि पहली बीमारी में जब टेस्ट हुआ तो उसने देखा, जो आपका तो टीएलसी डीएलसी कराते हैं ना, एक डीएलसी कराते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और दूसरा डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डिफरेंशियल में आपको न्यूट्रोफिल की संख्या 75-80% मिलेगी और लिम्फोसाइट की संख्या 10% मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये जान लेना कि बीमारी अभी हाल की है, ये हाँ एक्यूट जिसको बोलेंगे वो आप नोट कर लीजिए। तो ये जब ऐसे देखना ना। चलिए सर लिम्फोसाइट कम होंगे और न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगे तो एक्यूट है। एक्यूट, यस, एक्यूट माने तुरंत, एक्यूट माने तुरंत आई, अभी बीमारी आई है। तो जैसे बीमारी आएगी न्यूट्रोफिल आपकी पैदा सेना बढ़ जाएगी। हमारी जो है, आप डिफेंस में देखिए, हमारी वायुसेना कब काम करती है, जब बहुत बात की बात होती है। शुरू में तो पैदा सेना लड़ रही है, अभी देखें चीन वगैरह से लड़ते नहीं, वहीं से हाथ करते रहते हैं। तो वो जो सेना है वो न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल पैदल सेना है। अब धीरे धीरे न्यूट्रोफिल सेना क्या हुई, इसको लगा कि संख्या घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि दुश्मन बाहरी बहुत ताकतवर था, तो इनने इनका न्यूट्रोफिल को हमारे मार दिया। ये मैक्रोफेजिस जो है, फैगोसाइटोसिस, सब फैगोसाइटोसिस माने अपने दुश्मनों को मारना, अपने दुश्मनों को मारना फैगोसाइटोसिस है, ठीक। अब लिम्फोस जैसे ही न्यूट्रोफिल घटे तो अगली बार जैसे ही न्यूट्रोफिल घटे तो 10 लिम्फोसाइट को बनने में हमने क्या कल पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लिम्फोसाइट एंटीबॉडी कब बनते हैं, जब वो हर जगह से सूचना आ जाती है, उनको मालूम हो जाता है कि भैया कौन आदमी है, जब हम लड़ नहीं पा रहे हैं तब लिम्फोसाइट एक्टिव होते हैं। इसीलिए एंटीबॉडी का काम जो होता है वो 10-12 दिन बाद शुरू होता है, ठीक, क्योंकि उसमें समय लगता है, वो सब बनेंगे, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग बाद ही होगा। तो लिम्फोसाइट अगर बढ़े हों तो इसमें मतलब क्रॉनिक डिजीज। क्लियर? बस यही बताना था। अगर न्यूट्रोफिल बढ़े तो अभी एक्यूट डिजीज, और अगर लिम्फोसाइट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि दुश्मन बहुत तेज है, दुश्मन बहुत ताकतवर है, वो हमारे न्यूट्रोफिल को मार चुका है। अब उसके लड़ने के लिए हमारी बड़े गोला बारूद लेकर के हमारी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आ रही है। हेंस इट इज नोन एज बैकबोन ऑफ द डिफेंस सिस्टम। बैकबोन माने रीढ़ की हड्डी, अगर ये ना हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे, वही है। अगर लिम्फोसाइट ये नहीं करे तो लिम्फोसाइट अगर बढ़ गया है, इसका मतलब कि अब आपकी क्रॉनिक डिजीज शुरू हो गई है, खतरे की घंटी है, ठीक। बस आगे सर इसका मतलब ये है ना, न्यूट्रोफिल वहां पर है ही नहीं, मतलब वो खत्म हो गए, न्यूट्रोफिल कमजोर पड़ गए, मार दिए गए, कमजोर पड़ गए। ओके सर, मार दिए गए वो। तो उन्होंने दौड़ के मुंह कहा कि भैया आप बचाइए, तो उधर वहां प्रोसेस शुरू हो गया, सब आया, एक आदमी आया, तो प्रोसेस शुरू होने में समय लगता है जो ना। जैसे मान लीजिए आपको तैयारी करनी हो कि कोई आए, कल आपके 4 मेहमान आ रहे हैं, आपके हस्बैंड ने बताया रात में आकर के शाम को रात में 9 बजे आए, और उन्होंने कहा कि कल सवेरे जो है तो आ रहे हैं, तो आपके हाथ पांव भूल गए, कैसे आप करोगे? तो आप कहोगे अगर एक दिन टल सकता हो तो बता दीजिए। तो कहा नहीं टल सकता है, वो कह रहे कल परसों मैं आ जाऊंगा। तो कहा कि भाई ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि परसों आ जाइए, तो आपको समय मिल गया। अब उस 24 घंटे में आप सब्जी जो भी चीज आपको प्रिपरेशन करनी है वो सब आप रेसिपी बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप तैयार। वही समय चाहिए ल्यूकोसाइट को, इसको लिम्फोसाइट को, ठीक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर,
ओके सर। उसके लिए प्रिपरेशन लिए समय चाहिए, इसलिए समय लगता है उसको। और उस बीच में वो दुश्मन ताकतवर है, वो तो मारता जा रहा है, लेकिन जब ये आएगा तो फिर ये मारना शुरू कर देगा। ठीक, तो इनकी ताकत, इनकी संख्या बढ़ा देगा। संख्या बढ़ाना ही तो है, परसेंटेज बढ़ना। यस सर। बस ठीक, आगे चलिए मैडम। यस, ओवर टू यू। आप म्यूट हो। हाँ, मैंने खोल दिया। तो अब हम देखते हैं इनसे होने वाली बीमारियां क्या होती है। एक तो होती है ल्यूकोमीनिया। ल्यूकोमीनिया को जनरली हम लोग बोलते हैं, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है, कोई भी इनमें से कौन सा भी एक हो, जो 5 तरीके देखे, वो बढ़ने लगता है लेकिन वो मैच्योर नहीं होता। मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है और वो ब्लड में सप्लाई ज्यादा होती है, लेकिन वो बन तो रहा है और बन भी ज्यादा रहा है, लेकिन उसके पास वो लड़ने की क्षमता नहीं है, और वो सिर्फ ब्लड में बढ़ के उसका वो विस्कोसिटी बढ़ाता जा रहा है, मतलब उसको गाढ़ा कर रहा है दूध, और बाकी जो ब्लड के सेल्स है उनका भी काम रुकता जाता है, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है तो बाकियों का काम रुकता है, ब्लड का फ्लो वगैरह रुकता है, जो उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। इसका रीजन नहीं समझ पे आ पाया अभी तक। अब स्टडी चल रही है, लेकिन ब्लड कैंसर होता क्यों वो नहीं पता। जनरली कहते हैं कि शायद वो बोन मैरो में कोई तकलीफ हो गई होगी, लेकिन एक्चुअल रीजन नहीं समझ में पा रहे हैं। दूसरा होता है एड्स। एड्स का हमको सबको पता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका रीजन होता है HIV वायरस। HIV इज ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये होता है कि एक तरीके का ये वायरस है जो क्या करता है, हमारी ये टी सेल्स और ये जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है ना, इनकी फंक्शनिंग में रुकावट देता है। और जैसे सर ने बोला, वो हमारी बैकबोन है, वो हमारी बैकबोन को काम ही नहीं करने देता। उनके जो ग्लूकोप्रोटीन है उस पे जाके चिपक जाता है, उसकी फंक्शनिंग रोक देता है। क्योंकि जब उसकी फंक्शनिंग रोक दिया है तो इंसान की बीमारी, मतलब ऐसा कोई बीमारी नहीं, लेकिन अगर छोटी सी सर्दी खांसी आई और न्यूट्रोफिल्स कितने दिन तक लड़ेंगे, फिर न्यूट्रोफिल्स लड़ता थक जाते हैं, तो वो छोटी मोटी बीमारियों से इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारी जो बड़ी सेना है वो ही नहीं काम कर, उसने एक्चुअली अपनी बड़ी सेना को कब्जे में कर लिया है, और इसका भी अभी तक कोई इलाज निकला नहीं है एड्स का। एक सरल भाषा में बता दें मैडम, बिल्कुल सरल भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। इसने क्या किया, एड्स वायरस आया, ये वायरस बहुत चालाक वायरस है। तो ये जानता है कि जहां से रसद जा रही हो या जहां से सहायता मिल रही हो, उस आदमी को पकड़ लो। पहले सेना यही करती थी, पहले करते थे कि एक राजा ने आक्रमण किया और दूसरे राजा ने कहा कि अरे सहायता के लिए हम एक आदमी घुड़सवार भेजा कि जाओ जाकर के बगल के राजा को बता दो कि हमारे यहाँ युद्ध करने आ रहे हैं परसों और आ जाएं। अब ये घुड़सवार गया और उन्होंने बाहरी, क्योंकि बाहर है वो, तो उन्होंने समझा कि घुड़सवार जाएगा, तो उसको रास्ते में उन्होंने पकड़ लिया। अब घुड़सवार तो जा ही नहीं पाया, वो तो सेना, अब ये सोच रहे हैं कि वो बगल वाली सेना आ रही होगी, अब वो सेना क्यों आएगी, घुड़सवार तो आपका पीछे बंधा हुआ पड़ा हुआ दूसरे के पास। ऐसे ही काम इस वायरस ने किया। ये वायरस आया और इस वायरस ने हमारे यहाँ जो अब ये टी जो लिम्फोसाइट हैं, लिम्फोसाइट वाले जो हैं, इनमें 4 तरह के हैं इसमें। तो 2 तरह का हम लोगों को टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट पढ़ा है, और 2 और होते हैं जिनको किलर सेल बोलते हैं। वो इसी के पार्ट हैं। वो जब आप लिम्फोसाइट में पढ़ोगे तो उन्हीं के टी बी करके, और एक आध होता है कि वो हेल्पर टी सेल होता है, वो तमाम चीज होती है। तो 3-4 होते हैं, 4। तो 4 प्रकार में उन सबका आपस में कोरिलेशन है, एक दूसरे को सूचना देते हैं कि भाई ये सूचना ऐसी आगे। तो वो सबका रोल है, बी का भी रोल है और टी का भी रोल है और हेल्पर का भी सबका रोल है। तो क्या हुआ, वहां CD4 एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, तो वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो होता है वो हेल्प करता है। हेल्पर माने हेल्प करता है, वो हेल्प ये करता है कि वो बता दे कि ये दुश्मन आया हुआ है, इस दुश्मन में ये कमजोरी है या ये ताकतवर है उसका वो ना। तो वो बताने के लिए उसने CD4 को बांधा हुआ है। CD4 का यही काम है, हेल्पर टी। तो ये CD4 की फंक्शनिंग को क्या करता है, वो आता है CD4 को ही अटैच कर लेता है, पकड़ लिया CD4 को। अब CD4 के पकड़ लेने से क्या हुआ कि बेचारा हेल्पर टी लिम्फोसाइट बिल्कुल वो हो गया, हेल्पलेस।
अब ये बताने के लिए नहीं जा रहा आपने लिम्फोसाइट को कि भैया ये बहुत बड़ा आदमी आया हुआ है, तो अब वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और उसने CD4 को बांधा हुआ, हेल्पर टी बिल्कुल बेकार, सारे हमारे टी सेल्स बैठे हुए किलर सेल, उनको सूचना नहीं मिल रही है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये दुश्मन तो अभी मान लीजिए आया नहीं, कोई बात नहीं, अटैक भी नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे क्या हो रहा है कि अब जैसे मैडम ने कहा कि छोटी सी भी कोई बीमारी हुई तो एड्स से नहीं मरेगा, वो छोटी सी बीमारी जो होगी कि जुकाम हो गया तो जुकाम हो गया, अब उसकी प्रतिरोधक क्षमता है ही नहीं, सारे आपके सेल्स बंधे हुए हैं, कोई काम ही नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा, शरीर के धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। और वो सर मैं 1 सेकंड के लिए रिलीव करूंगी, 1 सेकंड के लिए बस, 1 ठीक। सेकंड बस। तो ये समझ रहे हैं ना, ये है। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की फंक्शनिंग को पूरा करने के लिए जो एक आपको हेल्पर टी है, उसी के एक आदमी को दुश्मन सेल बांध लेता है, बिल्कुल वही जैसे कि यहाँ होता है, वही वह काम वहां भी हो रहा है। उसने बांध लिया और बांध लेने के बाद वो काम कर नहीं पाया। तो अभी एड्स की बात तो छोड़ दीजिए, छोटी बीमारी भी होगी, जुकाम खांसी, छोटा सा बुखार होगा, तो उसके पास प्रतिरोधक क्षमता है ही नहीं, उसके पास है ही नहीं, हेल्पर टी सेल नहीं है, बी सेल नहीं है, टी सेल नहीं है, सब लिम्फोसाइट है ही नहीं, वो कमजोर है, सब पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, तो उनका कोई सूचना नहीं मिल पा रही उनको, तो वो अल्टीमेटली आदमी जो है कमजोर होते हुए थे दूसरी छोटी बीमारियों से मर जाता है, बड़ी बीमारी की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक, ये उसका एड्स का है। और ल्यूकेमिया में जैसे मैडम ने बताया बहुत बढ़िया वो है कि उसमें समझ लीजिए कि सेल बोन मैरो में बन रहे हैं, बनते हुए उनको तब आना जब मेच्योर हो जाए, मतलब थोड़ा उनको सब समझ आ जाए, मेच्योरिटी माने समझ आ जाए। अब समझ आई नहीं, वो दौड़ के चले आए, किसी तरह से बोन मैरो की कोई प्रॉब्लम होगी जिससे वो चले आए। अब ये पहले बड़े होते हैं, बाद में छोटे हो जाते हैं, तो ये क्या किए आकर के कि बड़े हुए आकर के ये आ गए, और ये अपना फंक्शन तो कर नहीं पा रहे हैं लेकिन गड़बड़ कर दे रहे हैं, और संख्या में अधिक आ गए, तो इन्होंने क्या किया, विस्कोसिटी माने वो मतलब मूवमेंट कम हो गया, रक्त का मूवमेंट कम हो गया। फिर बड़े हैं तो कहीं भी कहीं छोटे वाली कैपिलरी है वहां जाके फंस जाते हैं, तो फंस करके आपका रक्त प्रवाह बंद कर दिया। तो इन सब की वजह से आदमी को मतलब बीमारी इस रूप में नहीं है, लेकिन वो क्योंकि बिना, जिसको कहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी हो और उसी में आवे और इधर उधर बोलने लगे, तो सारे पढ़े लिखे वाले बेकार हो जाते हैं। तो वैसे ही है कि वो जीवन काल ये बदमाश जो आ गए, बदमाश माने नए, अभी इमेच्योर है, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो वो आ गए रक्त में। कारण क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन बोन मैरो की ही कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से इमेच्योर दशा में भी वो आ जाते हैं, ये उसका फंक्शन है मैडम। आ गई आगे ओवर टू यू। यस सर, अब हम करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स या फिर आप बोलते हैं जो प्लेटलेट्स होती है, ये सबसे छोटे होते हैं और बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन जब हमारे को कभी कुछ कट हो जाए, कुछ लग जाती है, खून जब बहने लगता है, तब इनका काम शुरू होता है। ये सबसे ज्यादा काम तभी करते हैं, सबसे कम होते हैं और सबसे छोटे होते हैं। ये भी जैसे आरबीसीज देखे थे हमने, कॉनकेव होते हैं, डिस्क शेप प्लेट जैसी होते हैं, और न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो न्यूक्लियस की जगह ही नहीं बच रही इसके पास। और ये होते हैं प्लेट जैसे, लेकिन जैसे ही हमारे कटती है तो ये एक है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेते, मतलब एक ऐसे देखिए, ऐसे बताते हो, ऐसे जाल जैसा कुछ बना लेते हो, फिर एक दूसरे से, ये देखिए दिख रहा है मेरा, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेते, ऐसे ऐसे फिंगर्स निकाल लेते अपनी छोटी छोटी शाखाएं निकाल लेते छोटी छोटी सी, और वो एक शाखा से दूसरी शाखा ऐसे जुड़ के एक जाल बनाती है, जिससे हमारा खून के प्रभाव को ये रोकने के लिए सबसे ज्यादा काम इनका यही है कि जब आपका कोई कट जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए कहीं से भी, नॉट बाहर से नहीं, कभी कभी होता है इंटरनल इंजरीज भी होती है, शरीर के अंदर
जो हमारे आर्टरीज जा रही है या कोई ऑर्गन में कहीं पे भी जहां से भी खून निकल रहा है वहां पे भी अगर इंजरी होगी तो ये जैसे ही उस इंजरी को टच करते हैं हाथों हाथ जाल बना के उस जगह पे अपना जाल लगा के खून को प्रवाह को रोकते। इसलिए इनका काम ये होता है जनरली, और ये बहुत छोटे इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब इसमें ये जो होते हैं, ये जो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उनको वर्क करने में हेल्प करते हैं, इनकी क्वांटिटी होती है 2.5 लाख से 1 लाख प्लस माइनस, 2.5 लाख से 3.5 लाख के प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, और ये बढ़ते बहुत जल्दी, अपने आप को बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब इनका तरीका कैसा होता है, जैसे ही हमारे को कोई कट लगता है तो सबसे पहला काम क्या करती है, ये जो आर्टरीज होती है खुद अपने आप को स्क्वीज करती, छोटी कर लेगी, ताकि वहां खून ही कम जाएगा तो खून निकलेगा भी कम, नहीं तो क्या खून निकलता जाएगा, ये आएगा उससे पहले खून बहुत बह जाए। सबसे पहले उस जगह की आर्टरीज अपने आप को पतला करती है, फिर ये थ्रोम्बोसाइट जैसे ही टच करते ये अपनी, मैंने बताया ना, ऐसे एक दूसरे से जुड़ के एक जाली बना लेते हैं जिससे खून आना एकदम बंद हो जाता है। फिर ये कॉन्जिकेशन होता है, ये 8-10 ये 13, इसमें देखिए फाइब्रिनोजन भी है, और मैंने जो बताया था ये सब मिलके एक, अब देखिए अपन में करूट सी आ जाती है, वैसा कुछ बना लेते हैं ताकि फिर वो खून जब तक हमारा ठीक नहीं हो तब तक वो वहां पे रहता है और खून को निकलने नहीं देता है। तो बेसिकली हमारा खून बाहर वेस्ट नहीं हो, ये काम इसका होता है। ये जनरली इनएक्टिव रहते हैं, कटने पे ही एक्टिव होते हैं। तो अब ये हो गया। अब ये जो खून ये जो, और ये मैं यही बता रही थी कि बाहर होते तो थ्रोम्बोसिस बोलते हैं और अंदर जो होता है उसको प्यूपरा बोलते हैं। इसके कारण से बीमारियां जो होती है, 2 बीमारियां होती है बेसिकली जो ज्यादा होती है, वो एक क्या होती है कि क्योंकि ये खुद अपने आप को मूव नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ क्या है, ये एकदम बैठे रहेंगे, ये अपने आप को हिलाएंगे भी नहीं। बाकी जो सेल्स होते हैं खून में, बाकी जो सेल्स है प्रोटीन, वो उनको धक्का देते रहते हैं कि भाई चलो, हमको भी चलने दो, तुम भी चलो, हम भी चलेंगे, तुम भी चलो। तो रात को जब हम सोते हैं तो क्योंकि हमारे और हमको ऑक्सीजन कम चाहिए तो हमारे खून का प्रभाव भी कम है, क्योंकि हमको सेल्स काम कम कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो फिर जब वो जनरली देखा करो सोते टाइम हार्ट अटैक इसी कारण से होता है, क्योंकि कहीं पे कुछ ज्यादा एक जात बैठ जाएंगे तो प्रभाव को रोकेंगे और हमारा हार्ट पे अल्टीमेटली तेजी से असर आता है। हार्ट अटैक रात को जो आता है वो इसके कारण से आता है। और एक और चीज होती है कि जब हमारे मैडम जैसे मेले में बच्चे को आप चलना देखिए, तो बच्चे होते हैं तो परिवार जा रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, जितने अगल बगल की दुकानें होती हैं वहीं पर जाके चले जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अरे कहाँ गया बच्चा, तो कहीं वो तो उधर देख रहा है। तो उनको बीच में लाने के लिए पूरा परिवार लगा रहता है, नहीं तो वो कभी इधर जाएंगे फिर दाहिनी तरफ दाहिने तरफ चले जाएंगे। सब जगह चिपकना उनका नेचर है, बच्चे की तरह नेचर है ये इनका। बच्चे मानिए घर देखिए, एक का काम एरिथ्रोसाइट काम भोजन बनाना, जो भोजन सप्लाई कर न्यूट्रिशन, दूसरे काम है ल्यूकोसाइड काम डिफेंस करना, और इसका काम है घर को घर बनाना। आपका घर माने आपका रक्त घर है, घर माने घर का सामान है। अगर रक्त बह जाए तो आपका रक्त जो है बह जाए तो बेकार, तो यानी घर की जमा पूंजी अगर खर्च हो जाए तो बेकार हो गया। तो ये घर को घर बनाने काम करना जो है वो इनसे सीखिए। ये है, ये घर को घर बनाते हैं, लेकिन चंचल से छोटे हैं ना, छोटे बच्चों की तरह हैं। तो बीच में लाने के लिए बाहरी जो WBC और RBC वो है, ये इसको बीच में रखते हैं ताकि ये चिपके नहीं। लेकिन जहां कहीं थोड़ा सा असावधान हुए तो ये लोग तुरंत किनारे चिपक जाते हैं। तो इसीलिए जब फ्लो कम होता है तो ये जाके बगल में और चिपक जाते हैं, तो कभी कभी ये नुकसान भी कर देते हैं। ये नुकसान बहुत बड़ा इनसे होता है। जी मैडम, हमने सरल भाषा में बता दिया ताकि जो है इनको याद रहता हमेशा ये सब एग्जांपल सर। और इसका एक और जो चीज तकलीफ होती है, जब ब्लड वेसल्स के अंदर कभी होता है कट होता है तो ये क्या होता है, प्यूपरा बना लेते हैं, जो नील जम जाती है। हमको देखा हमने कभी कभी, वो नील क्यों जमती है, क्योंकि ये आर्टरीज के अंदर इंटरनल इंजरीज जब होती है, शरीर के अंदर इंजरीज होती है, तब ये वो नील जो जमती है उसको करते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्लॉट्स बन जाते हैं, और ये क्लॉट्स कभी कभी ब्रेन में चले जाते हैं छोटे छोटे, या कुछ ऑब्स्टिकल्स करते हैं, उससे भी हमको कभी कभी तकलीफें हो जाती है। तो हमको थोड़ा सा, इसीलिए हम इसकी काउंट को कंट्रोल में रखते हैं। बहुत ज्यादा
ये बनते हैं तो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, कम होते हैं, अगर कम होंगे तो वैसे ही तकलीफ, अगर कम होंगे तो अगर कहीं कट हो गया तो वो खून निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं, तो ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा तो एनीमिया आने का रिस्क है। तो इसकी क्वांटिटी को हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये बढ़े भी नहीं बहुत ज्यादा और घटे भी नहीं, क्योंकि दोनों चीज में इसको तकलीफ देते हैं। तो अब आगे चले सर, या एक बार पूछो, किसी को कुछ पूछना है? आगे चले। अब ये क्वालिटीज ऑफ ब्लड देख लेते हैं। फिजिकल कलर, सबको पता है ब्लड का 2 कलर होता है। जब वो ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो स्कारलेट रेड होता है, लेकिन जब वो वेन्स में जाता है तो पर्पल रेड होता है। ये जनरली देखिए, मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको थोड़ा देख लेना। कलर ऑफ ब्लड पूछा जाता है, पूछा था मेरे से पूछा था, मैं इसलिए बता रही हूँ, देख लीजिएगा। और इसका वेट, बॉडी वेट होता है 1/13 ऑफ द बॉडी वेट। मतलब अगर 1% ऑफ द 13 भाग, एक भाग होता है अपनी शरीर, 13 भाग में से 1 भाग अपना ब्लड का वेट होता है, क्योंकि ब्लड का बहुत बड़ा काम होता है। एसिडिक एल्कलाइन होता है, ये एल्कलाइन होता है। 7 एल्कलाइन और एसिडिक का बताते हैं। अगर 7 न्यूट्रल होता है जो वाटर का होता है, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो एल्कलाइन है। तो ये 7.4 है तो एल्कलाइन है। और इसका है ग्रेविटी के अगेंस्ट में है 1.057, विस्कोसिटी है 4 ± 0.5। विस्कोसिटी एसिड, ये पीएच लेवल और विस्कोसिटी सब ब्लड के वाटर के रिलेशन में हम देखते हैं, क्योंकि वाटर को हम लोग जनरली न्यूट्रल समझ के चलते हैं। अब ये ऑस्मेटिक प्रेशर देख लीजिएगा, और ये है ये ESR है ना, ये थोड़ा देखने की चीज होती है। इरेथ्रोसाइट सेटलमेंटल रेट्स, ये जनरली काम आती है क्योंकि हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि हमारा इरेथ्रोसाइट्स कितना है, क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज है हमारे ब्लड के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन वही ले जा रहा है। और ये फंक्शनिंग तो हमको जैसे एक बार देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमको पता ही है, रेस्पिरेशन गैसेस, रेगुलेशन ऑफ वाटर। वाटर का रेगुलेशन ये ज्यादा इसलिए करता है कि अगर वाटर को, ये वाटर का लेवल मेंटेन करता है, क्योंकि ये पानी अगर ज्यादा वो किडनी के पास ले जाता है और वहां से थोड़ा फिल्टर होके निकलता है, तो ये ब्लड हमारे वाटर लेवल को मेंटेन करता है। पीएच लेवल, बॉडी का पीएच लेवल को मेंटेन करता है, बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड से पीएच लेवल बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है और वो वहां से निकलता है। हमारे शरीर से रोज 330 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये निकालने का काम, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है तो पीएच को मेंटेन करता है, मतलब हमारे शरीर को एसिडिक नहीं होने देता है। एसिडिक जनरली ठीक नहीं होता है, वो तो हमको वैसे ही पता होगा। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्यों बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है? इसका ब्लड का सबसे बड़ा रीजन है, यही एक चीज है जो पूरे शरीर में जाता है। जैसे समुद्र का होता है ना, समुद्र का देखो, हम हाई अबव सी लेवल देखते हैं हमेशा कोई भी चीज को, क्योंकि वो हर जगह समान है। वैसे ही ये हर जगह क्योंकि जाता है, तो कहीं पे अगर हीट ज्यादा होगी तो कम होगी, तो वो रेगुलेट करता रहता है जनरली, क्योंकि सारे शरीर में ये घूमता है। और इसका डिफेंस तो हमने देखा ही था, और कॉन्जुगेशन भी हमने देखा था कि वो ब्लड को रोक, वो खून को जमा करना, वो देखा था ना, इरेथ्रोसाइट्स का काम नहीं, थ्रोम्बोसाइट्स का काम ये है। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप हमने सबने सुना है कि भैया एक ही ब्लड ग्रुप का आदमी को खून चढ़ाना चाहिए, दूसरे का चढ़ाएंगे तो खत्म हो जाता है। ये पहले पता नहीं था। पहले ऐसा होता था, वॉर में 1991 से पहले लोगों को खून चढ़ाते थे। वॉर जनरली वॉर में हुआ था कि सबसे ज्यादा खून और लोग मर जाते थे, खून चढ़ जाते थे, तो समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है। तो फिर एक देखा कि एक ग्लूकोप्रोटीन होता है, एल्ग्यूटिनोजिन करके प्रोटीन होता है, वो होता है अल्फा और बीटा, ए होता है और बी होता है। ये किसी में ए होता है, किसी में बी होता है, किसी में कुछ भी नहीं होता है। ये 3 तरीके के ब्लड होते हैं। और हमारे शरीर में क्या हुआ, अगर मेरे शरीर में एग्लूटिनोजिन ए है तो क्या होएगा, मेरे शरीर को तो एग्लूटिनोजिन ए को जानता है, तो मेरे शरीर के लिए एग्लूटिनोजिन बी क्या होता है, पैथोजन हो गया। तो जैसे ही मेरे शरीर में एग्लूटिनोजिन बी आया, है तो खून, लेकिन क्या होगा, तो मेरा डिफेंस वर्क करने लगेगा और उसको मारने की कोशिश करेगा, और अल्टीमेटली लड़ाई इतनी, क्योंकि
जब खून चढ़ाते हैं तो ये तो है नहीं कि थोड़ा सा खून चढ़ाते, हम पूरा 1-1.5 बोतल खून चढ़ा देते हैं किसी को। तो जब इतना ज्यादा खून चढ़ जाता है तो दोनों, वो भी मरने से पहले वो भी लड़ेगा, तो हमारी शरीर के अंदर एक युद्ध हो जाता है जिसके कारण आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये 3 तरीके के होते हैं, एग्लूटिनोजन ए, एग्लूटिनोजन बी और ओ। ए बी में दोनों होते हैं, ओ में कुछ भी नहीं होता है। तो क्योंकि ओ में कुछ भी नहीं है तो उसको हम किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना ए है ना बी है। और ए बी वाला ए को भी ले लेगा, बी को भी ले लेगा। अब क्योंकि एग्लूटिनोजन होता है, यह एग्लूटिनोजन होता है सेल के ऊपर एक छोटा सा एक प्रोटीन होता है, ब्लड सेल के ऊपर एक छोटा सा प्रोटीन होता है। आई गेस आप देख पाएंगे, नहीं तो मैं वो सर को बोलूंगी स्लाइड्स शेयर कर देंगे बाद में। मेरा कैमरा यहाँ है, हाँ अब यहाँ दिखेगा। ये दिखा, ये छोटा सा सेल जैसा बनाया, ये ब्लड का सेल है, इसमें छोटा सा ये एग्लूटिनोजन ए या एग्लूटिनोजन बी या किसी किसी में दोनों होते हैं, एग्लूटिनोजन ए और बी दोनों हो गए। तो ये हुआ सेल। अब सेल के पास आया एग्लूटिनोजन ए और बी और दोनों, तो प्लाज्मा ने कहा यार मेरे को भी तो कुछ दे दो। तो एक और आया एग्लूटिनिन, ये प्लाज्मा में होता है। तो जिस ब्लड में सेल के पास एग्लूटिनोजन ए है उसके प्लाज्मा को एग्लूटिनिन बी मिलता है, ताकि वो दोनों कहते हैं, मेरे को एक्चुअली नहीं पता, मेरी समझ के हिसाब से अपोजिट अट्रैक्ट वाला जो थ्योरी होती है वो यहाँ पे वर्क की, कि इसको एग्लूटिनिन ए दिया है तो इसको एग्लूटिनिन बी दे दे, ताकि दोनों अट्रैक्ट करेंगे और बेसिकली सेल ब्लड में दोनों का जो काम है वो होता रहे। और सेम होता है जिसमें बीटा बी एग्लूटिनोजन है उसमें बीटा एग्लूटिनिन दे दिया ताकि दोनों आ जाए, और बेसिकली ब्लड का जो काम है, फंक्शन है, वो होता रहे, क्योंकि दोनों प्रोटीन आ गए अल्टीमेटली। और जिस वो ए बी जो है उसमें, क्योंकि इसमें दोनों ही दे दिया एग्लूटिनोजन ए और बी, तो एग्लूटिनिन कुछ भी नहीं दिया क्योंकि दोनों इधर ऑलरेडी दे दिए थे। और वो जो ओ सेल है उसमें क्योंकि दोनों नहीं है तो उसके प्लाज्मा को हमने दोनों दिए, बेसिकली है दोनों सब में, लेकिन एक सेल को दूसरा खून चढ़ाएंगे तो अंदर लड़ाई हो जाएगी, इसलिए आदमी की डेथ हो जाती है। तो हम हमेशा खून चेक करके ही खून चढ़ाते हैं, बिना चेक किए खून कभी नहीं चढ़ता है। और इसको बोलते हैं EBO सिस्टम। और अब जैसे ये होता है, एक और चीज होती है उसको बोलते हैं RH फैक्टर, क्योंकि ये रीशस मंकीज में एक बार पाया गया था, तो इसको बोलते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर इज पॉजिटिव, या तो RH फैक्टर पॉजिटिव मीन्स वो है, नेगेटिव मीन्स वो नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। पॉजिटिव मीन्स है, नेगेटिव मीन्स नहीं है, ये RH फैक्टर होता है। और RH फैक्टर का भी ये होता है कि अभी 25% में नहीं है और बाकी सब में नहीं, तो 15% में नहीं है ना अभी, प्रेजेंट ओनली 15% में RH फैक्टर, बाकी सब में नहीं है। अगर अब इसमें एक चीज होती है, अगर माँ पॉजिटिव है और बाप नेगेटिव है तो वो बच्चा पॉजिटिव होएगा, और अगर माँ नेगेटिव भी है, मतलब पॉजिटिव हमेशा प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब अगर दोनों में से किसी में एक में भी है तो बच्चे में आ जाएगा। इसमें एक और चीज होती है, कभी कभी ये जो चीज बहुत थोड़ा देखने की चीज होती है वो ये होती है कि कभी सपोज करो माँ नेगेटिव है और बाप पॉजिटिव है, तो पहला बच्चा तो ठीक से हो जाएगा। जब दूसरे बच्चे के लिए कंसीव करते हैं तो पता चलता है ना, जब क्योंकि वो स्पर्म में तो दोनों आए हैं, पॉजिटिव आया, लेकिन वो माँ के शरीर के पास ये नॉलेज थी कि ये पॉजिटिव कुछ आया था जिसको हमको अपने एक्सेप्ट नहीं करना है। जब तक उनको ये समझ में आता तब तक बच्चा बाहर आ चुका होता है, क्योंकि जब वो एब्रिल कॉर्ड काटते तभी उनको पता चलता है कि ये कुछ हुआ था इधर, तब तक बच्चा निकल चुका था, पहला बच्चा निकल चुका था, तो वो थोड़ा ठीक लिए निकल जाता है। सेकेंड बच्चा जैसे ही आता है तो उन लोग को उसके लिए अलर्ट थे कि भैया ऐसा कुछ हुआ था तो वापस से नहीं होना चाहिए, तो वो लोग जनरली उसके अगेंस्ट में फाइट करते हैं। इसलिए जनरली बच्चे को देखा गया, दूसरा बच्चा अगर पॉजिटिव नेगेटिव का प्रॉब्लम होता है तो सेकंड बच्चा बच नहीं पाता है, गर्भ में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए आजकल कहते हैं कि मैरिजेस से पहले प्लीज अपना ब्लड ग्रुप भी चेक करवा लो, क्योंकि जब और एक और चीज बोला डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है कि अगर एक बार के बाद 2-3 मिसकैरेजेस हुए तो
उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप ब्लड कंपेटिबिलिटी चेक कर लो कि कहीं इसके कारण तो तकलीफ नहीं आ रही है। ये भी एक चीज होता है। तो ये एक हुआ। अब एक और चीज है, जॉन्डिस का सिस्टम होता है। जॉन्डिस क्यों होता है? वही है, मैंने ये बताया ना एग्लूटिनोजन वाला, तो वो ब्लड सेल में वर्क करने, ब्लड को मारने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ये जॉन्डिस होने की कोशिश करता है। अब एक और है स्प्लीन। स्प्लीन ऐसा लिम्फोइड है, ये लिम्फोइड टिश्यू, लेकिन मैंने आपको बताया ना वो आरबीसीज की जब जाते हैं तो ये कैप्चर करता है, ये सब होता है। इसका एक और जो सबसे जरूरी काम है, ये खून को स्टोर करके रखता है। और ये क्योंकि ये सिर्फ मसल से बना है, इसमें कुछ बोन वोन नहीं होती, तो इस मसल से बना है और ये खून को स्टोर करके रखता है। और जब इमरजेंसी आती है तो ये एकदम 0 हो जाएगा और 150 ग्राम खून शरीर को दे देता है। ऐसे ही लीवर भी हमारा खून को स्टोर करके रखता है और जब इमरजेंसी आती है तो वो भी हमारे खून को देते हैं। और ये इसको इसलिए बोला जाता है स्प्लीन को ऑर्गन ऑफ इमरजेंसी। तो अगर ये भी क्वेश्चन आता है ऑर्गन ऑफ इमरजेंसी, बिकॉज ये लास्ट में दिया हुआ है तो कोई ध्यान नहीं देता है, तो इसका ये काम होता है कि अगर जरूरत हो तो खून को दे दे। और स्प्लीन के फंक्शंस देख लेते हैं। एक तो ये होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बोन मैरोज बने नहीं होते हैं, तो ये स्प्लीन खून बनाने का काम करता है उस टाइम पे। और वो हमने बताया था अभी आपको कि वो ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज है ही, उसको क्या सिस्टम बोलते हैं, रेट्रिक्लो एंडोस, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है। और तीसरा है रिजर्व ऑफ ब्लड। मैंने आपको बताया कि वो जब जरूरत होती है तो एकदम निचोड़ के अपना 150 ml का खून शरीर को दे देता है। जब कभी किसी कारण से कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हमारे को खून की अचानक से कमी होगी, तो सबसे पहले खून यही हमको दे देता है। और क्योंकि ये मैंने बताया था ना, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये लिम्फोइड टिश्यू है, तो ये इसका मतलब लिम्फ इम्यूनिटी, तो ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है अपने को। अब एक बार का तो हमारा चैप्टर हो गया। आप किसी को कुछ पूछना हो तो हाँ पूछे। खत्म करें इसको, हटा दें, शेयरिंग खत्म करें। सर किसी को कुछ पूछना हो तो, और आपको कुछ अच्छे से समझाना हो तो मैं भी समझ नहीं हो गया, ये बहुत बढ़िया हुआ। देखिए रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की बात है। ये जहां जहां देखिए एक सिस्टम है, ये जहां जहां जो भी फैगोसाइटोसिस हो रही होगी, फैगोसाइटोसिस माने किसी दुश्मन के अगेंस्ट में एक अपनी जो अपने डिफेंस वाली है शक्ति का लड़ना, उसके अलग अलग नाम हो। जैसे हम लोग कहीं तो पुलिस कहते हैं, कहीं हम लोग कह देते हैं कि ये हमारा आईबी है, कहीं कह देते हैं कि हमारा ये डिफेंस में 3 अंग कर देते हैं। ऐसे सबके नाम अलग अलग रख देते हैं हम लोग। ये जेब्रा है, ये बोलते हैं ना, ये कमांडो है, ये ब्लैक कैट कमांडो है, ये सब नाम जो है वो ऐसे। तो जहां जहां ये डिफेंस सिस्टम है उसको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहा जाता है। तो वो सिस्टम ब्रेन में हो, आपके हार्ट में हो, आपके लीवर में हो, कहीं भी जो सिस्टम है आपके ब्लड में हो, उन सबको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का एक मेंबर माना जाता है। तो ये उस मेंबर का ये क्या है, अच्छी मेंबर है, स्ट्रॉन्ग मेंबर है। ये क्या करती है कि जो हमारे ही कोई आरबीसी आया और उसने देखा कि ये बिल्कुल मृतप्राय है, मरने वाला है, तो इससे पहले कि दूसरा कोई मारे ये पहले मार देता है उसको, सो दैट कि उसके जो चीजें हैं उनको, उनके कंपोनेंट पार्ट्स को यूज कर ले और फिर आगे दूसरा बनाए। तो इसलिए, और हर जगह डिफेंस के लिए लिम्फोइड टिश्यू है, हर जगह डिफेंस के लिए जिम्मेदार है। चाइनीज में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं, चाइनीज में तो हम लोग इसका दूसरा यूज पढ़ते हैं कि वहां पर बोलते हैं कि ये फुटकी बनाती है, लेकिन यहाँ जो है लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ये वो माना जाता है, इसलिए इसका ये फंक्शन है। ठीक है। और ये ब्लड को लीवर, जैसे मैडम ने बताया कि लीवर और ये सब सारे लोग पहले से ब्लड बना रहे होते हैं और अपने आप ब्लड रखते हैं और अंतिम ब्लड तक दान दे देते हैं अगर आपको इमरजेंसी पड़ी, तो इमरजेंसी का ये कहलाता है। इसी तरह लीवर भी है। लीवर भी जब आपकी इमरजेंसी, पहले जब नहीं भ्रूण बच्चा हुआ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो वो बनाता है, रक्त बनाता है, और ये जब रक्त देना होता है तो इमरजेंसी में वो भी रक्त देता है।
तो दोनों का काम वही है, लेकिन ये लिम्फाइड टिश्यू है सबसे बड़ा, लिम्फ जो लिम्फ सिस्टम का भी है इसमें हो, और प्लस डिफेंस का सबसे बड़ा डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोई चीज पूछना हो तो पूछे जल्दी। इस वाले में देखिए रक्त में, रक्त का आप लोग पढ़े रहिएगा, दो केवल मैडम ने बता दिया दो चीजें, केवल एक होता है एग्लूटिनोजिन और एग्लूटिनिन। तो एग्लूटिनोजेंस और एग्लूटिनोजेन दो मतलब दोनों, उसके आगे में एग्लूटिनिन्स। तो ए जहां है वहां बस इतना समझिए कि ए बी के रूप के वो हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग मैडम ने बहुत बढ़िया बताया कि वो ए अल्फा बीटा इसलिए रखा गया होगा शायद, हम लोग तो अपना सोच रहे हैं कि हो सकता है अपोजिट जो है अट्रैक्ट कर रहा है, तो उनको अल्फा बीटा कर दिया। अब ए के साथ करस्पॉन्डिंग बीटा रहेगा और बी के साथ करस्पॉन्डिंग रहेगा, अदरवाइज वो एंटीजन मानेगा, अदरवाइज वो एंटीजन मानेगा कि दुश्मन आ गया कोई। तो इसलिए ए और बी मतलब एग्लूटिनोजिन ए और एग्लूटिनिन बीटा ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो जहां ये एब्सेंट है वहां तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां ये प्रेजेंट है और दूसरा कोई आ गया तो तुरंत मार देंगे उसको या लड़ने लगेंगे। अगर वो अधिक आ गया, ब्लड मान लीजिए, ब्लड जो है आपके पास 50 लीटर है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी, और आया 100 लीटर, तो 100 लीटर वाला पावरफुल है तो इसको मार देगा। तो ये लोग क्या करते हैं, वहां चिपक जाते हैं, लड़ते हुए चिपक जाते हैं ये गुण की वजह से, और चिपक की वजह से पूरा ब्लड सर्कुलेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अंत में मर जाते हैं, बॉडी मर जाती है, मतलब बॉडी मर जाती है। तो यही है, तो यही होता था, तो उसको इन्होंने पाया और ये माना कि ब्लड ग्रुप भी अपना, अगर ए है तो वो एग्लूटिनोजन ए होगा, लेकिन एग्लूटिनिन बीटा होगा उसमें, और इसमें बी है तो बीटा बी होगा और वहां अल्फा होगा। ए बी माने ए बी दोनों एग्लूटिनोजन वहां 0 होगा, वहां होगा ही नहीं, और जहां ओ है वहां कोई एग्लूटिनोजन नहीं है, उसको ओ कह दिया, मतलब ओ माने नो, नील है, ओ मतलब ओ नहीं है, ओ माने नील है, लेकिन चूंकि उसको कहा गया 0 तो वो 0 ओ हम लोग कह दिया, एबीओ ग्रुप कह दिया, ओ माने 0, नो नथिंग, तो वो है, और वहां अल्फा बीटा दोनों है। तो इस सिस्टम को एबीओ सिस्टम, 3 सिस्टम है, एबीओ सिस्टम कहलाता है। ये मतलब ये नहीं कि 4 वाला तो 4 एबीओ एबी कह देना, एबीओ 3 सिस्टम बोलते हैं इसको, और ये सबसे प्रेवलेंट सिस्टम यही है। और भी सिस्टम है लेकिन सबसे अधिक प्रेवलेंट सिस्टम इसी को माना जाता है, और इसी सिस्टम के हिसाब से रक्त लेने वाले, और उसका इसीलिए ओ को हमेशा कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, और ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। हमेशा एक्सेप्ट करता है वो, किसी का भी हो, उसके पास दोनों है, चिंता नहीं है उसको, उसके पास कोई नहीं है तो उसको चिंता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इन्हीं प्रश्न, कोई प्रश्न आपकी तरफ से हो तो पूछिए, तो हम लोग, लेकिन देखिए मेरा कहना ये दूसरा है, मैं इसको भी शेयरिंग खत्म करता हूं।